आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी के तहत जो बिहार में टीचर की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए जो सिलेबस रखा गया है वह रखा गया है SC/ERT बुक को। तो हम लोग SC/ERT बुक को ख़त्म कर रहे हैं और उसी क्रम में आज का जो क्लास है वह 8वें बुक को लेकर है। और 8वां बुक में आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को, यानी कक्षा 8 की जो पुस्तक आती है भाग 3 करके पॉलिटी में, यहाँ पे उस बुक को आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही आपका बुक है जो कक्षा 8 के लिए आती है, सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई जाती है बिहार के। और इसमें अगर देखिएगा आप तो पूरे 8 चैप्टर दिए गए हैं और इसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसमें यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को भी, यानी आपको जो भी इस टॉपिक से इर्द गिर्द जो सवाल पूछते हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो यह वीडियो आपके सभी एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप लोग PDF के लिए कमेंट करते हैं, तो PDF के लिए सीधा हम बता चुके हैं कि आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है स्टूडेंट जेल खाना, और वहाँ पे आएगा और उसमें देखिएगा, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसके साथ यहाँ पे अगर नहीं जाते हैं तो आप मोबाइल नंबर सीधा मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और यहाँ पे केवल व्हाट्सएप कीजिएगा और यही आपका व्हाट्सएप नंबर है 94 70 80 29 31। तो यहीं पर आपको व्हाट्सएप करना है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना कि जो भी व्यक्ति, देखिएगा मेरे पास 1-2 कमेंट आया है कि हाँ सर आपका नाम लेकर या दूसरे का नाम लेकर जो है यहाँ पे मेरा PDF मतलब वहाँ पे लोग पैसा ले रहे हैं। तो वहाँ पे हम बता दें आपको कि मेरे अगर नंबर से, यहाँ आपका ये जो आपका नंबर दिख रहा है, अगर इस नंबर से आपके पास मैसेज या कॉल या कुछ भी जाता है तो समझ लीजिए आपका ये चैनल की तरफ से जा रहा है। इसके अलावा समझ लीजिए आपका पेमेंट कहीं हो रहा है, फंस जा रहा है, इधर उधर हो रहा है या कुछ हो रहा है, चाहे से कुछ भी हो जा रहा है, तो समझ लीजिएगा वो आपको फ्रॉड भी हो सकता है। अगर इस नंबर से जा रहा है तो ही आप समझिएगा कि आपका यह चैनल का नंबर है और हमारे तरफ से जा रहा है। बाकी अनदर किसी भी नंबर से आपसे बात हो रही है, कॉल हो रहा है या मैसेज हो रहा है, उसके जिम्मेवार हम नहीं हैं अगर आपके साथ कुछ होता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आपको ये प्राइवेसी के लिए, यानी आपको ये प्राइवेसी के लिए ऐसा ये किया जा रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आपको पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है भारतीय संविधान और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, चलिए इसको कवर करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके बुक में दिया गया था कि शिक्षा का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार बन गया। तो ये बात सही है, शिक्षा का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें पहले, तो पहले शिक्षा का अधिकार जो था मौलिक अधिकार नहीं था। अब यहाँ पे संविधान में जब लाया गया नया फिर करके, तो इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ा और वह संशोधन था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। तो यहाँ पे 2002 में यह संशोधन होता है। उसके बाद संशोधन होने के बाद शिक्षा का जो अधिकार है वह एक अधिनियम बनता है, वह बनता है 2009 में। और इसी अधिनियम के तहत कुछ जो है नियम बनते हैं शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए। और इसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार के रूप में लागू कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है बहुत डेट सहित। यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। अधिनियम पूछे तो आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हो जाएगा। लागू कब हुआ तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसके अलावा आपको इस अधिनियम के तहत अन्य भी जो बातें थी जो इम्पोर्टेंट है, चलिए उसको देखते हैं। ये जो अधिनियम बना था आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में, इसमें यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसके साथ बोला गया था कि प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक स्कूल होगा। और कक्षा 1 से 8 के लिए ये बातें बोली गई थी कि कक्षा 1 से 8 तक जितने भी स्कूल है आपको प्रत्येक 3 किलोमीटर पर एक होना चाहिए। उसके साथ यहाँ पे इस अधिनियम में था कि 1 से 5 के शिक्षक जो है, यहाँ पे छात्रों का अनुपात जो होगा वह 1:30 होगा, यानी 1 जो है टीचर होंगे और 30 यहाँ पे छात्र होंगे, यानी 30 छात्रों पर जो है 1 टीचर का होना यहाँ पे आवश्यक है। और ये बताती है कौन, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो यहाँ पे ये चीज़ें कहती है यह अधिनियम, और आपको मालूम हो गया होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम और शिक्षा कब लागू हुआ, आपको मौलिक अधिकार कब बना। अब आपको देखिए बुक में दिया गया था संविधान के बारे में पढ़ना है। तो संविधान क्या है? संविधान की बात करें तो देश को चलाने के लिए जिस मूलभूत नियम की आवश्यकता पड़ती है, जिसका पालन उस देश में रहने वाले नागरिक
और सरकार दोनों को करती है, और वही आपका नियम जो है, नियमों का समूह होता है, वह संविधान कहलाता है। यानी जिस प्रकार देखिए किसी काम को करने के लिए, मान लीजिए आपका घर में ही चल रहा है, तो घर को चलाने के लिए एक नियम होगा, उसी नियम के अनुसार आपका घर द्वार चलता होगा। जिसी प्रकार आपका देश है, तो देश को चलाने के लिए भी जिस भी नियम की या जिसकी भी आपको आवश्यकता पड़ती है, उस नियम के जो समूह होते हैं उसको हम लोग संविधान बोलते हैं। यहाँ पे संविधान समझ लिए। अब देखिए संविधान जो मिला था आपको भारत में, तो यहाँ पे ये एक बैग शुरू से नहीं मिला था। जब हम लोग जब भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, तो उस समय जो है हम लोग जो भी अंग्रेज़ कानून बनाते थे, क्योंकि आपको अंग्रेज़ों का अधिकार था, तो अंग्रेज़ यहाँ पे कानून बनाते थे और उसी कानून के अनुसार हम लोग उस नियम को फॉलो करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा, अगर अंग्रेजी सत्ता की बात करें तो अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया गया और उसके तहत बहुत सारा हम लोग का अधिकार छीन लिया गया था। और उसी के अधिकार को लेकर जो भारतीयों में यहाँ पे उसके अंदर एक विचारधारा जगी कि हाँ हमारा भी संविधान होना चाहिए, तब जाकर भारत को जो है संविधान मिला था। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से जो है चरणों से गुजरना पड़ा भारतीयों को, ताकि भारत का संविधान जो है एक नया बन सका, एक खुद का संविधान बना। तो देखिए अंग्रेजी सत्ता के अंतर्गत भारतीयों को अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। जैसे ऐसा बोला गया था अंग्रेजों के द्वारा कि हाँ भारत के जो लोग हैं वह चुनाव वो नहीं लड़ सकते हैं, या इच्छा अनुसार वह कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, या उनको मत देने का अधिकार नहीं है। अब यहाँ पे देखिए भारत पे ही लोग शासन कर रहे हैं और भारत को ही यहाँ पे चुनाव में नहीं खड़ा होना है, वोट नहीं करना है, इच्छा के अनुसार व्यवसाय नहीं करना है। तो ये क्या हुआ, आपका ये नया नया नियम लेकर भारत पे थोपा जा रहा था। इसलिए भारतीयों के अंदर एक क्रांतिकारी भाव जगा और इसके लिए बहुत सारे आंदोलन भी हुए। तो यहाँ पे उसी चीज़ को पढ़ेंगे। जब हम लोग भारतीयों की संविधान की मांग की बात आती है, तो जब शुरू में मांग अगर करने लगे जब कि हाँ हमारा भी संविधान होना चाहिए, हम अपने से नियम बनाएंगे, हम अपने से कानून चलाएंगे, तो उसके लिए देखिए एक बैग तो नया मिलेगा नहीं, क्योंकि पूरा तरह से अंग्रेजी जो सत्ता थी वह भारत को पूरी जकड़ी हुई थी। तो उस स्थिति में संविधान की जो मांग शुरुआती हुई वह कैसे हुई, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे भारतीयों के द्वारा शुरुआत में केवल कानून बनाने वाली जो एक संस्था थी, जैसे उस समय थी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली एक जो आपको संस्था थी और वही कानून बनाती थी, और वह किसकी संस्था थी, तो वह अंग्रेजों की थी। तो यहाँ पे भारतीय केवल यह चाहते थे कि हम इस जो असेंबली है, यानी यह जो संस्था है, हम इसके सदस्य बने। जब हम इसके सदस्य बन जाएंगे, जब भी कोई नया कानून आएगा और उस कानून में देखिए अगर भारतीयों के खिलाफ अगर कोई कानून बनता है, तो उसमें हम अपना मत देंगे कि हाँ आपका ये कानून जो है यह गलत है, यह लागू नहीं होना चाहिए। जैसे अभी देखिए संसद जो कानून बनाती है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर अंग्रेजों का रहता संसद और उसमें केवल अंग्रेजी आदमी रहता, तो यहाँ पे वो अपने अनुसार बनाता भारतीयों को थोपने के लिए। लेकिन उसी में अगर भारतीय भी शामिल हो जाते, तो यहाँ पे जब भी कोई कानून बनता भारतीयों के खिलाफ में, तो वो आवाज़ उठाते कि नहीं ये कानून अच्छा नहीं है, ये भारतीयों के खिलाफ नहीं बनेगा। उसी प्रकार भारतीय उस समय यही चाहते थे शुरुआत में कि हाँ जो आपका अंग्रेजों का जो उस समय जो असेंबली थी, यानी जो कानून बनाती थी, वह थी नेशनल असेंबली। तो भारतीय भी चाहते थे कि इसमें हम शामिल हो, और जो भी बजट हो या कोई भी आपका नया नया नियम बनता हो उसमें हम शामिल है, यानी वोट दे और इसको हम लोग क्या करें तो मना करें, यानी आपको यह कानून जो है लाने नहीं दे। तो शुरुआत में बस इतना ही चाहते थे। लेकिन अंग्रेज भी जो क्या थे, आपको ज़्यादा जिद करने पे या ज़्यादा हड़ताल करने पे एक दो सदस्य को इसमें शामिल कर लेते थे। अब एक दो सदस्य होने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं था। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे बाद में जो है आपका ऐसा ऐसा घटना हुआ, जैसे आपको बहुत सारा घटना हुआ, जब ज़्यादा अत्याचार होने लगा, तब यहाँ पे जो है भारतीयों के द्वारा संविधान की मांग की गई। तो भारतीय संविधान की मांग में जो आती है, सबसे पहले मांग किसने किया था, तो सबसे पहले संविधान की जो मांग की गई थी वह की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में जो है मांग किया था कि हाँ हमारा भी एक संविधान होना चाहिए। उसी प्रकार आता है कि सबसे पहले संविधान सभा की गठन का विचार जो है सबसे मन में किसके आया, तो यहाँ पे यह विचार आया था एम.एन. रॉय के, जो आया था 1934 के में। ये विचार इनके मन में आया था कि हाँ एक हमारा भी संविधान होना चाहिए था। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि कांग्रेस द्वारा संविधान की मांग की कब की गई थी, तो 1935 में की गई थी। बहुत सारे बुक में हम देखें आपको 1934 भी दिया गया था, और अगर हम इसी बुक में बात करें तो 1934 में दिया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे हम जगह पे देखें तो 1935 दिया गया था। तो यहाँ पे आपको 1935 ही मानना चाहिए, क्योंकि ये भी ज़्यादा आपको मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें अंग्रेज़ों के द्वारा जो है संविधान सभा के गठन हेतु प्रस्ताव पारित होने लगा। और पारित क्यों होने लगा, क्योंकि उसके पीछे कारण था। जब अंग्रेज देखिए शुरू से तो लोग मांग रहे थे, देखिए जैसे 1934 से 1935 से ही मांग रहे हैं, 1895 से ही मांग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें लंबा समय क्यों लगा भारत के तरफ, भारत में संविधान जो है लागू होने में लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि देखिए ये जो है भारत का जो संविधान बना था वह 1946 से बना था। तो ये जो समय चल रहा है वह आपको मालूम होगा द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय जो विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से लेकर 45 तक चल रहा था। तो यहाँ पे इस युद्ध में जो था भारतीयों को शामिल करने के लिए, आपको फुसलाने के लिए
जो है नया नया प्रस्ताव लाया था अंग्रेज कि हाँ हम आपको संविधान देंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ब्रिटेन हार रहा था। तो यह चाहता था कि हाँ भारतीयों को शामिल करें और हमारी तरफ से भारतीय युद्ध लड़े और हम जीत जाए। इसीलिए उसको फुसलाने के लिए नया नया आपको प्रस्ताव लाता था अंग्रेज। जैसे सबसे पहले लाया अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव लाया 1940 में और बोला कि हाँ हम आपको संविधान बनाने देंगे, पहले हमारे युद्ध में सहायता कीजिए, जब हम जीत जाएंगे तो हम आपको संविधान बनाने देंगे। लेकिन यहाँ पे भारतीय जो है नहीं, पहले उनको संविधान बनाना था तभी उसको सहयोग करना था। तो अगस्त प्रस्ताव को जो है भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया कि नहीं हम ये इसमें शामिल नहीं होंगे। उसी प्रकार एक और आया क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में। इसका भी यही कहना था कि हाँ हमारा युद्ध में यानी आपको द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग कीजिए, हम आपको संविधान बनाने देंगे। तो ये भी आपका क्या हुआ, ये भी आपका फेल हो गया, क्योंकि इसमें भी आपको बहुत सारा लोचा था और ये भारतीयों ने इसको स्वीकार कर दिया। एक और आपका लास्ट में आया कैबिनेट मिशन। और ये जो कैबिनेट मिशन था इसी के तहत जो है हमारा भारत में जो संविधान बना, तो इसी के तहत बना था, कैबिनेट मिशन के तहत। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय में जो संविधान बना था भारत का, वो किस मिशन के तहत बना था। वो बना था कैबिनेट मिशन के तहत, जो आया था 1946 में। तो ये कैबिनेट मिशन था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको एक बार याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारत में संविधान की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे संविधान की जब स्थापना होने जो मान गया कि हाँ होगा, तो संविधान बनाने का जो है उसमें कार्य शुरू हुआ। और संविधान जब बनना शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारे आपको सदस्य चुने गए बनाने के लिए। जैसे 229 सदस्य चुने गए, आपके ये बुक में भी दिया गया है, जिसको आगे भी हम लोग कवर करेंगे। तो संविधान बनने लगा और संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ये जो आपका संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय इसको मान लिया गया कि हाँ हमारा ही यह संविधान जो है हमारा होगा। लेकिन उसको लागू नहीं किया गया था जब यह बना था 26 नवंबर 1949 को। इसको लागू किया अगले साल 26 जनवरी 1950 को। और ये 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, इसके पीछे कारण है। कारण क्या था तो उसको भी हम चलिए देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मान लीजिए, आपको याद रखिएगा कि जो 26 नवंबर का जो डेट है, जिस दिन बना था संविधान, उस दिन को यानी 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह कब से मनाते हैं, तो यह मनाते हैं 2015 से। 2015 से जो है अंबेडकर जी की जयंती थी 125वीं। इसी के उपलक्ष्य में जो है हर एक साल 2015 से 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। तो यहाँ पे एक जो है छोटा पॉइंट याद रखिएगा। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों हुआ था, हालांकि ये बन गया था 26 नवंबर 1949 को ही। तो इसके पीछे कारण यही है कि जब एक अधिवेशन हुआ था 1929 में लाहौर में, तो लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था कि आपको यहाँ पे पूर्ण स्वराज जो है दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। लेकिन वो आपको घोषणा तो केवल घोषणा की कि हाँ हमको आगे साल यानी आपको 1930 में हम लोग पूर्ण स्वराज की जो है आपको मनाएंगे। लेकिन वह डेट क्या रखी गई, तो उसमें यह बोला गया कि 1930 के पहले माह के आखिरी रविवार को हम लोग जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और वह जो आपका पहला माह का जो आखिरी रविवार पड़ा, वह पड़ा आपको 26 जनवरी को। इसलिए यहाँ पे 26 जनवरी को ही हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। और ये जो आपका 26 जनवरी था, इसी को महत्व देने के लिए, यानी आपको 26 जनवरी को महत्व देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को भी संविधान जो है लागू कर दिया गया, क्योंकि ये दोनों डेट है आपको एक महत्वपूर्ण हो गया। तो इसी के लिए आपको चुना गया था 26 जनवरी 1950। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया चलिए, उससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट चलिए उसके देखते हैं। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे आपको संविधान बनाने में, तो वह थे BN राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे, और ये आपके बुक में भी दिया गया है। उसके बाद देखिए संविधान को लिखा किसने, तो संविधान को लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। और संविधान के जो मूल प्रति है, यानी आपको संविधान का जो मूल कॉपी है जो इस पर लिखा गया था, जो ओरिजिनल कॉपी है, वह हीलियम में रखा गया है ताकि वह खराब नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि संविधान सभा जो बना था, तो संविधान सभा का एक प्रतीक है, वह इसमें है हाथी। उसके बाद संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन, यानी 3 साल में 12 दिन कम लगा। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए, क्योंकि 46 में कैबिनेट मिशन आया और इसने जो है स्वीकृति दे दी भारतीय को संविधान बनाने की, और 3 साल यानी आपको 46 दिन आपको 49, तो 49 में ये बन गया था। कब बना था, तो 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था कब, तो 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे ये थोड़ी पॉइंट जो है आपको याद रखिएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए ये आपके बुक में दिया गया था कि जैसे हम बताए हैं कि आपको अंग्रेज जो है जल्दी नहीं दे रहे थे आपको भारतीयों में संविधान करे की स्थापना, तो भारतीयों में जो है एक जो है आंदोलन जगह आपको पूरा क्रांतिकारी हो गए। जैसे बहुत सारा घटना घट गया, जैसे रौलट एक्ट घट गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड घट गया, ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। तो यहीं से जो है हमारे भारतीयों के अंदर जो है एक आपका अंग्रेजों के खिलाफ जो है
एक भावना उठी कि हाँ कैसे भी अंग्रेज़ों को भगाना है और उसके लिए जो है सबसे पहले जो नियम में बदलाव है उसको बदलना है और उसके लिए संविधान की स्थापना करने पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको यहीं से उठी थी भारतीयों के मन में। तो यहीं आपके ये चीज़ें जो है आपको ये बुक में दी गई थी। जैसे आपको बुक में दी गई थी आपको चीज़ कि 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों के द्वारा अपना संविधान बनाने की मांग रखी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य सदस्य नेता मिलकर संविधान सभा की रूपरेखा तैयार की और 1931 के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया गया था किसकी, तो संविधान की। और 1934 में एक स्वतंत्र संविधान सभा की मांग की गई। ये बुक जो है आपके ये जो चीज़ है आपके बुक में दिया गया था हूबहू। तो यहाँ पे देख लीजिए। अब संविधान की मांग को यहाँ पे आप देख चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि संविधान सभा की बैठक की। जब संविधान सभा बन गया तो संविधान सभा की बैठक हुई और उस बैठक में अगर हम बात करें तो सबसे पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे 6 छूट गया है तो याद रखिएगा। सबसे पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और उस समय अस्थायी सदस्य चुन लिया गया और वह चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को एक और दूसरी बैठक होती है और उसमें अस्थायी सदस्य चुना जाता है राजेंद्र प्रसाद को। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा सच्चिदानंद और राजेंद्र प्रसाद के बारे में। और बता दें कि ये दोनों जो थे आपको बिहार से जो है रिलेटेड है, यानी आपको बिहार के ही रहने वाले थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा। और अंतिम बैठक जो हुआ था संविधान सभा का वह हुआ था 24 जनवरी 1950 को। और उसके बाद क्योंकि 26 जनवरी को जो है यहाँ पे संविधान लागू हो गया था तो आखिरी जो इसमें बैठक हुई थी वह हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ पे जो है राष्ट्रपति चुन लिए गए थे और राष्ट्रपति बने थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और ये आपको एक बिहार से थे। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भारतीय संविधान लिखने की वाली जो सभा थी आपको जो अभी देख रहे थे कि सभा में बैठक हो रहा था और सभा लोग लिख रहा था तो उसमें 229 सदस्य थे और उसमें जो एक प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर थे। तो यहाँ पे उनका नाम याद रखिएगा। और 9 जनवरी को देख ही लिए आपको संविधान जो है उसमें सबसे पहली बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को जो है लिखने का कार्य पूरा हुआ था और मान लिया गया था कि हाँ यही हमारा संविधान होगा और उसे अंगीकृत कर लिया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है हमारा लागू हो गया था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब देखिए भारतीय संविधान को तो यहाँ पर हम देख चुके आपको कि यहाँ कब ये बना, कब अंगीकृत किया और कब आपको पूर्ण लागू हुआ। अब यहाँ पे भारतीय संविधान के बारे में चलिए थोड़ा हम बात करते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह कैसा है। सीधा आपके ऑप्शन देता है आपको ऑप्शन 4 गो और उसमें यही लगाना है कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी आपको ना ज़्यादा कठोर है ना ही लचीला, यानी बीच बीच का है। लेकिन यहाँ पे बीच बीच नहीं देगा, सीधा देगा कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है तो यहाँ पर याद रखिएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हमारा भारतीय संविधान है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा है आपको लिखित संविधान है क्योंकि यह बहुत देखिए 3 साल लिखने में टाइम लगा है और ये सबसे बड़ा व्यापक यानी सबसे बड़ा संविधान है। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा, ये भारत का है। अब यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान जब बन गया तो उसके द्वारा भारतीयों में जो है यहाँ पे कब कब जो है चीज़ें लागू की गई थी, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछता है कि भारत में जब लागू हो गया तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय में जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तिरंगा को कब अपनाया गया था, तो तिरंगा को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गीत जो है कब अपनाया गया था, जो वंदे मातरम है, तो वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय जो गान है जन गण मन, इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए संविधान निर्माण के समय में जो उस समय समिति थी उसके भी अध्यक्ष पूछते हैं। जैसे संचालन समिति था, संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। और प्रांतीय और परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पटेल साहब थे। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। और यहाँ पे थोड़ा हम एक्स्ट्रा चीज़ को भी ऐड किए हैं ताकि अगर आप 12th तक भी तैयारी करते हैं तो यहाँ पे आपका इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए संविधान जब उसमें हो गया बन गया था तो संविधान सभा जब पारित हुआ था यानी आपको 26 नवंबर 1949 को जो बोल दिया गया था कि हाँ हमारा संविधान यही होगा, यानी अंगीकृत किया गया था। तो उस समय अगर हम बात करें तो संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें 2023 में तो क्या है, तो यहाँ पे आपको 25 भाग है, यानी 3 बढ़ गए हैं। और 3 आपको कैसे बढ़े हैं, तो आपको क ख ग में बढ़े हैं। मूल रूप से आपके 22 ही हैं लेकिन आपको 25 भी आता है इसमें, क्योंकि आपको जैसे है कि
25 भाग में जैसे क ख ग में बढ़ गया है तो ये आपको गण कर रखा गया है। जैसे अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद भी आपको 395 ही है, लेकिन इसमें इतना संशोधन हो गया है कि आपको जैसे देखिए 51 के क हो गया है, 19 में 5 4 गो है, 19 के क ख ग है, तो ऐसे जोड़िएगा तो आपको टोटल मिला के 448 से भी ज़्यादा है, यानी 450 भी ज़्यादा अब हो चुका है। और अनुसूची कितने हैं तो 12 अनुसूची है, यानी आपको 4 अनुसूची की इसमें बढ़ोतरी हो गई है। तो ये आपको वर्तमान में जो है थोड़ा इसमें चेंजेस मिला है। अब यहाँ पे देखिए आपके बुक में जो है दिया गया था कि संविधान के उद्देश्य और प्रस्तावना के आदर्श, और यहाँ से आपके एग्जाम में पक्का एक क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पे देखिए अगर ये वीडियो नहीं देखिएगा आपको तो पूरा समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, और यहाँ से क्वेश्चन वैसे ही छूट जाएगा। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से और आराम से देखिएगा। तो चलिए हम इसको प्रस्तावना को कवर करते हैं। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना जो है, हमारा जो संविधान लिखा गया है वो फर्स्ट पेज पे आपका जो ये प्रस्तावना ही है। तो प्रस्तावना को इसलिए जो है संविधान की कुंजी बोला जाता है। जिस प्रकार घर को खोलने के देखिएगा गेट पे लगा रहता है ताला, यानी कुंजी लगा रहता है, उसी प्रकार संविधान को खोलने के लिए आपको कुंजी चाहिए, और इसलिए यहाँ पे प्रस्तावना को कुंजी कहा गया है। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव इसी को बोलते हैं, प्रस्तावना उसी को बोलते हैं, और ये उद्देशिका उसी को बोलते हैं। ये जो है प्रस्तुत किया गया था आपको 13 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पे क्या हुआ था तो प्रस्तुतकर्ता के यानी आपको किसने प्रस्तुत किया था तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, और ये जाकर पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। अब यहाँ पे देखिए संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें क्या क्या लिखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से ध्यान देखिएगा। आपको सीधा देखिए यह प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक गणतात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप पढ़े हैं क्या तो आपको समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक गणतात्मक गणराज्य और प्रभुत्व संपन्न। तो ये जो आपका 5 चीज़ें आप देख रहे हैं, संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक गणतात्मक गणराज्य, ये जो आप 5 चीज़ें हैं ये आपको बोला जाता है संविधान। ये जो आपका उद्देश्य का है यानी प्रस्तावना है, ये इसके आदर्श है। सीधा एग्जाम में पूछता है कि ये आदर्श जो है इनमें से कौन है। अब यहाँ पे दे देगा इसमें से 4 कहीं भी 3-4 चीज़ अलग और एक चीज़ दे देगा इसमें से, तो छांटने के लिए दे सकता है। वैसे ही पूछता है, या बीपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है आप उसका पॉलिटी का जो है उठा कर देख लीजिए, बुक जो है प्रीवियस ईयर में आपको बहुत बार पूछा गया है कि आदर्श जो है बताइए, और आदर्श को ऐसे बता देता है कि हाँ बताइए इसमें इसको सजाइए एक क्रम में, यानी आपको पहले कौन आएगा, 2 नंबर पे कौन आएगा, 3 नंबर पे कौन आएगा, 4 नंबर पे कौन आएगा, 5 नंबर पे कौन आएगा। ये सजाने के लिए भी बहुत बार पूछ सका है। तो यहाँ पे ये भी क्रम भी याद रखिएगा कि पहले नंबर पे आता है प्रभुत्व संपन्न, दूसरे नंबर पर समाजवादी, तीसरे नंबर पर पंथ निरपेक्ष, चौथे नंबर पर लोक गणतात्मक और 5वें नंबर पर गणराज्य। तो यहाँ पे इसको सजाने के लिए भी देता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार प्रस्तावना जब पढ़िएगा तो प्रस्तावना में पूछता है कि प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं। तो न्याय जो है 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार कौन है तो पहला देखिए सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, तीसरा आपका राजनीतिक न्याय। तो न्याय भी बहुत बार पूछा है एग्जाम में, तो ये भी याद रखिएगा। उसी प्रकार पूछता है कि स्वतंत्रता जो है प्रस्तावना में कितने प्रकार की है। तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनता है, और अगर आप थोड़ा सा भी इधर चूक होइएगा तो आपका समझ लीजिए कि आपका ये जो वीडियो देख रहा है वो तो बना लेगा, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो समझ लीजिए आपका वो छूटने वाला है अगर वो पूछा तो ये चीज़ें आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है आपको, चलिए इसको भी हम दिखा देते हैं। जैसे सबसे पहले प्रस्तावना की बात करें तो आपको मालूम होगा प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रस्तावना से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अभी बताया है कि प्रस्तावना में जो है 5 आदर्श है, यानी हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोक गणतात्मक और गणराज्य, ये जो आप 5 चीज़ देख रहे हैं यही आपके आदर्श कहे जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और सजाने के लिए भी देता है, तो आपको ये क्रम है उसी प्रकार आपको याद रखना है। पूछेगा कि 4 प्रकार के आकांक्षा कौन है। तो प्रस्तावना में 4 प्रकार के आकांक्षा है। एक आपका न्याय है, स्वतंत्रता है, समता है और ये बंधुता है। और इन सभी को भी आपको एक दूसरे के पार्ट में बांटा गया है। जैसे अगर हम बात करें न्याय का, तो जो न्याय है न्याय को 3 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन सा न्याय है तो आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपका ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि न्याय कितना है तो आसरा से याद रखिएगा, अ से आर्थिक, स से सामाजिक और र से राजनीतिक। उसी प्रकार स्वतंत्रता 5 प्रकार के है। तो यहाँ पे इसके लिए भी ट्रिक है, उपवास, बीवी, अधर्म करे। तो यहाँ पे उपवास अगर कोई बीवी है, देखिए कितना खिसी आएगी, तो आपको वह उपवास जो बीवी होती है वह अधर्म करने लगती है। तो यहाँ पे देखिए उपवास, विचार, बी से विचार हो गया, बी से विश्वास हो गया, और से देखिए आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका अ से अभिव्यक्ति और ध से आपका धर्म हो जाएगा। तो उपवास भी अधर्म ही है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए समता कितने प्रकार की, तो समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर। उसी प्रकार बंधुता कितनी प्रकार की है, तो गरिमा, एकता और अखंडता, ये 2 प्रकार की होती है।
तो ये आपके प्रस्तावना से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। अगर हम बात करें प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है अभी तक, और वह कब हुआ था, तो वह 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और इसमें आपको 3 चीज़ें जोड़ी गई थी, अखंडता, पंथ निरपेक्षता और आपको समाजवादी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको बीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है कि आपको इसमें कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, तो बहुत बार पूछता है आपको। ये तीनों दे देगा और इसमें से एक अलग दे देगा, और इसमें अलग दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि हाँ इनमें से कौन नहीं है जो 42वां संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा गया था प्रस्तावना में। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें रहेगी, बाकी इसके अलावा कोई भी आता है तो समझ लीजिए वो गलत है। और इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, वह है आपस। याद रखिएगा, आपस जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पे अ से अखंडता, प से पंथ निरपेक्ष और स से समाजवादी। तो ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे आगे यहाँ पे देखिए दूसरा चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे चलिए हम इसको देखते हैं और इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार दिया गया है। और मौलिक अधिकार से ऐसा कोई भी बीपीएससी एग्जाम नहीं है जहाँ से मौलिक अधिकार से जो है आपका 2 क्वेश्चन नहीं पूछा हो। तो मौलिक अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपके बुक में अगर हम बात करें मौलिक अधिकार का, तो मौलिक अधिकार में केवल अधिकार दिया गया था, उसका अनुच्छेद नहीं दिया गया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग मौलिक अधिकार को पूरे अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता का। धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो भारत के संविधान के अनुसार सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने की और उसके तौर तरीकों को मानने की जो है भारत में पूरी आज़ादी दी गई है कि हाँ भाई जो आप धर्म मानना चाहते हैं मान सकते हैं। और राज्य के सामने सभी धर्म समान है। और धर्म को अगर हम बात करें तो धर्म को राज्य से अलग रखने का जो विचार होता है यही कहलाता है धर्मनिरपेक्षता। तो ये आपको याद रखिएगा। भारत के विश्व में अगर हम बात करें तो भारत में टोटल जो है विश्व में 8 आपको ऐसे धर्म है जो भारत में पाए जाते हैं। और वो 8 धर्म कौन है, तो हिंदू है, इस्लाम है, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन और यहूदी है। ये आपको जो 8 धर्म है जो आपको विश्व में फेमस धर्म है। और ये 8 धर्म जो है आपको भारत में पाए जाते हैं इंडिया में। इसलिए भारत जो है आपको धर्मनिरपेक्ष है, यानी आपको सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें धर्मनिरपेक्षता की, तो धर्मनिरपेक्षता को देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भी यहाँ पे जोड़ा गया था। तो यहाँ पे आपको ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है, ये आपको से जो है ये सेक्युलरिटी है, इसको बोला जाता है। और संविधान में जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। तो ये आपको पंथ निरपेक्ष जो है उसको बोलता है सेकुलर। तो यानी सेकुलर को जो है अच्छी तरह से परिभाषित करने के लिए आपको यहाँ पे सेकुलरिज्म नहीं जोड़ा गया है, वह सेकुलर को जोड़ा गया है, यानी पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है। लेकिन आपको एग्जाम में पूछता है कि धर्मनिरपेक्षता को कब जोड़ा गया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम बात करेंगे कि आपके बुक में दिया गया था कि भारत में जो मत देने का अधिकार है वह 18 वर्ष है, बस इतना ही दिया गया था। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि हाँ 18 वर्ष देना किया गया है, लेकिन उससे पहले कितना था, तो यहाँ पे पहले आपको 21 था। 21 कब तक था, तो आपको 1979 जब था उस समय जो है भारत में जो वोट देने का अधिकार था वह आपको 21 वर्ष के व्यक्तियों को था। लेकिन यहाँ पे संविधान में संशोधन किया गया कब, तो 61वां संविधान संशोधन 1979, और इसके तहत जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मत देने का अधिकार जो है वह 21 वर्ष से 18 कब किया गया, किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1979। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। आपके बुक में एक और चीज़ दिया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। बस आपको इतना ही पॉइंट दिया गया था। यहाँ पे नहीं दिया गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत, तो आपको ऊपर ही बताए हुए हैं कि संविधान संशोधन के 86वां संविधान जो संशोधन हुआ था 2002 में, उसी के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा पाने का जो है अधिकार हो गया है। और ये अधिनियम कब था, तो 2009 का अधिनियम था। लागू कब हुआ था, तो आपको 1 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा का अधिकार जो है आपको मौलिक अधिकार बन गया था। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें। उसके बाद देखिए आपके बुक में दिया गया था कि सिखों को जो है 6 इंच का कृपाण रखने का अधिकार है। बस आपको इतना ही दिया गया था। लेकिन अनुच्छेद पूछे कि हाँ किस अनुच्छेद के तहत सिखों को जो है कृपाण रखने का अधिकार दिया गया है, तो आपको ये अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है। और ये आपको स्वतंत्रता का जो आगे हम पढ़ेंगे आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपको उसमें जो है आपको चर्चा में मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपके बुक में दिया गया था कि बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो अनेक संप्रदायों में बटे हैं। जैसे जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म भी 2 भागों में बटा है, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया है। बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बटा है, हीनयान और महायान में बटा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा जो है अधिकार मिला था, वह मिला था 1952 में। 1952 से पहले जो है भारत में जो भी हिंदू महिलाएँ थी उनको पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था। लेकिन 1952 से भारत में यह अधिकार मिल गया है कि महिलाओं को भी पैतृक संपत्ति में यानी उनके दादा परदादा के ज़मीन में हिस्सा मिलेगा।
अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार का, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके मौलिक अधिकार से है, तो बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए इसको देखते हैं। वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा होगा, लेकिन आपको वीडियो जो है ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको अगर लेवल बढ़ा कर भी पूछता है क्वेश्चन आपके मौलिक अधिकार से, तो आपको पूरा बन जाएगा। तो मौलिक अधिकार की सबसे पहले बात करें तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में आपको वर्णित है, और ये जो अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो है मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। आपके एग्जाम में देखिए, आपको इस बुक में जो है आपका अनुच्छेद 1 भी नहीं दिया गया था कि हाँ किस अनुच्छेद के तहत किसको शामिल किया गया है, सीधा दे दिया गया है कि हाँ मौलिक अधिकार भाग 3 में है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अनुच्छेद को देखते चलेंगे, क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन जो है आपको पक्का बीपीएससी पूछेगी। यहाँ पे बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। जैसे आपको देखिए फॉर्म भरने में जैसे भरोसा नहीं हो रहा है कि हाँ क्या नया नियम कब आ जाए, उसी प्रकार यहाँ पे जो है बिहार पे कोई भरोसा नहीं है। आपके बुक से थोड़ा लेवल बढ़ा के भी पूछ सकता है, तो आप ज़रूर थोड़ा एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ते रहिए। ये नहीं कि आपको केवल इसी पे आधारित रहना है। बोल दिया है कि हाँ एससीईआरटी बुक पूछेगा, इसलिए एससीईआरटी बुक को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लेवल भी बढ़ा सकता है या कुछ भी कर सकता है, वो आपको उसके हाथ में है। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि हाँ फॉर्म भरने को चक्कर में देख लीजिए कितना जो है इसमें संशोधन हुआ है। यहाँ पे चलिए मौलिक अधिकारों को खबर करते हैं, बाकी वो आपको राजनीतिक बात है उसको छोड़िए। सबसे पहले देखेंगे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार जो है भारत के अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार जो भारत में आया है वह अमेरिका के संविधान से लाया गया है, और हम लोग अभी पढ़े हैं प्रस्तावना को भी अमेरिका के संविधान से ही लाया गया है। मौलिक अधिकार जो है वाद्य योग्य है। वाद्य योग्य मतलब क्या है, इसको हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। यानी हमारा जो मौलिक अधिकार मिला है, मान लीजिए हमको मौलिक अधिकार है जीवन जीने का अधिकार या शिक्षा का अधिकार, अभी हम लोग पढ़ रहे थे, तो शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हमको कोई पढ़ने नहीं देता है, घर का गार्जियन ही या कोई भी, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर सीधे हल्ला कर सकते हैं कि हमको ये पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या है, आपको ये वाद्य योग्य है, यानी इसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। इसलिए जो मौलिक अधिकार है उसको बोला जाता है कि यह वाद्य योग्य है। उसके बाद देखिए, इसे न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, बिल्कुल कराया जा सकता है। आपको सुप्रीम कोर्ट का जो है बात कहा गया है, जो मौलिक अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो हम जाकर न्यायालय में इसे जाकर लागू करवा सकते हैं। तो ये आपको बात कही गई है। अब यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार के बारे में जो है पूछता है कि मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहले कब की गई थी, तो यह की गई थी 1931 के कराची अधिवेशन में किया गया था। उस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और मौलिक अधिकार के जो प्रारूप है किसने तैयार किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो मौलिक अधिकार की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार जो है 6 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकार जो है वह 7 प्रकार के हुआ करते थे, और अभी वर्तमान में 6 ही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको अनुच्छेद जो 31 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, अनुच्छेद 31 के लिए भी एक अलग यहाँ पे मौलिक अधिकार था, और इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया। इसमें आता था संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था 300 के कॉम में। तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन आपको पूछ सकता है कि हाँ मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान में कितना था, तो 7 था। वर्तमान में कितना है, तो 6 है। जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पे आपको अनुच्छेद के में बांटा गया है। जैसे देखिए समता का जो अधिकार है वो 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के बीच में आता है। शोषण का अधिकार 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार आपको 25 से 28 है, और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में पढ़ना है, और संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद जो है वो आपके 32 है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। और इसका एक ट्रिक भी है, जैसे आप देख सकते हैं कि समस्त शोध संस्कृति का उपचार है, तो यहाँ पर समस्त मतलब ये समानता हो जाएगा। शोध से देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता, या आपको ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन आपको अगर ऐसे याद है तो बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे, देखिए अब बता चुके हैं कि मूल संविधान में 7 था और वर्तमान में 6 है। इसमें देखिए जो 31वां जो आपका अनुच्छेद 31 जो था उसको जो हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को, तो वह कब हटाया गया था, तो आपको 1978 में हटाया गया था, और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 और एक और आगे पढ़ेंगे हम लोग मौलिक अधिकार में ही अनुच्छेद 19 के एफ, ये दोनों जो आपका अनुच्छेद है इसमें आते हैं ये संपत्ति के अधिकार। तो ये संपत्ति को अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया संशोधन करके, और इसे ले जाकर 300 के क में जोड़ दिया गया, और ये कानूनी अधिकार बन गया। यानी पहले जो धन का जो संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब वो कानूनी का अधिकार हो गया है आपको किस संविधान संशोधन के तहत, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत। ये चीज़ें याद रखिएगा।
अब हम देखिए एक एक करके पढ़ते हैं, चलिए जितने भी अधिकार थे। तो पहला इसमें देखें समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार आता है 14 से लेकर 18 के बीच में आता है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समता। विधि मतलब होता है कानून। अब आपको देखिए आपके बुक में भी दिया गया था कि हाँ कानून की नज़र में सब कोई एक समान है। तो यहाँ पे विधि के समक्ष जो समता आती है, यानी समानता जो है कानून की नज़र में सब कोई एक है, वह कहा गया है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग। यहाँ पे पांचों याद रखिएगा, धर्म, मूल, जाति, वंश। आपको ये भी पूछता है कौन कौन है, तो 5 है। यहाँ पे ये गण लीजिए 5 है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पे जो है भारत में कहीं भी भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। भेदभाव को यहाँ पे प्रतिषेध किया गया है। अगर आपके साथ यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट इसलिए बताया गया है कि आपको वाद्य योग है मौलिक अधिकार। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो लोक नियोजन में समानता, यानी आपको सरकारी नौकरी में सबको एक बराबर समानता दिया गया है। लेकिन देखते हैं कि आपको इसमें सोचते होंगे कि हाँ आपको आरक्षण दिया जाता है बहुत सारे को, जैसे अल्पसंख्यक हो गए या आपको SC ST के लोग हो गए, उनको दिया जाता है। तो उसको इसलिए दिया जाता है ताकि उनको जो एक तरफ भारत में जो समानता लाने के लिए, यानी भारत को सभी व्यक्तियों को एक नज़र से, मतलब एक समान तराजू के होता है ना, आपको बराबर लाने के लिए जो है ये चीज़ें की जाती है। वो आपको विशेष एक आपको छूट के तहत आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 में दिया गया है छुआछूत का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। तो यहाँ पे सबको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो है मौलिक अधिकार, वह है स्वतंत्रता का अधिकार, और ये आता है 19 से 22 के बीच में। 19 में क्या है, तो अभिव्यक्ति की संरक्षणा है। आपको 20 में क्या है, तो 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि संरक्षण के विषय में यहाँ पे संरक्षण है। यानी किसी व्यक्ति को देखिए गिरफ्तार किया जाता है तो उसको यहाँ पे मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 20 के तहत कि हाँ वह अपना जो जुर्म उसका क्या है वह जानना जो है उसको अधिकार दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 20 के तहत ही आता है। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, आपका चैप्टर जो है आगे मिलेगा। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको ये भी याद रखिएगा 21, यानी आपको जीवन जीने का अधिकार आपके बुक में भी दिया गया है। इसमें अनुच्छेद नहीं दिया गया, सीधे दिया गया है कि हाँ सभी भारतीयों को जो है अपना जीवन जीने का अधिकार है। तो आपको ये अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। 22 में क्या है, तो 22 में है कुछ दशकों में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ये अनुच्छेद यहाँ पे 22 कहता है। आगे देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिए मौलिक जो अधिकार था शिक्षा का अधिकार, अभी हम लोग यहाँ पे देख ही चुके हैं कि 21 के क में आता है, और यह 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और शिक्षा का जो अधिकार है, अब शिक्षा का अधिकार जो था पहले अगर हम बात करें जब यह शामिल नहीं हुआ था तो यह अनुच्छेद 45 में आता था, और इसी को यहाँ पे हटाकर संशोधन करके ले गया 21 के क में। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और हम लोग 19 जब पढ़ रहे थे तो 19 में जो अभिव्यक्ति मतलब क्या हो, अभिव्यक्ति और मौन, यानी आपको बोलने की स्वतंत्रता जो है आपको 19 में दिया गया था। तो यहाँ पे 19 में देखिए ये भी 19 को जो है यहाँ पे आपको 7 भागों में बांटा गया था, लेकिन अभी वर्तमान में ये 6 है। तो यहाँ पे देखिए 19 के ए में क्या बोला गया है कि अभिव्यक्ति, मौन और प्रेस और झंडा फहराने का जो मौलिक अधिकार है वह 19 के ए में दिया गया है। अभिव्यक्ति मतलब बोलने की, मौन मतलब किसी विषय पे चुप भी रह सकते हैं, प्रेस मतलब मीडिया का जो स्वतंत्रता दिया गया है वो भी आपको 19 के ए में है, झंडा फहराने की जो स्वतंत्रता है वह भी 19 के ए में आता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 19 के बी में है कि सभा करने की स्वतंत्रता, यानी आपको देश में कहीं भी आपको सभा कर सकते हैं। 19 के सी में क्या है, तो संगठन बनाने की आपको जो स्वतंत्रता दिया गया है। 4 में क्या है, तो भारत में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता दिया गया है। 5 में क्या है, कहीं भी भारत में निवास कर सकते हैं। 6ठा जो है संपत्ति का जो अधिकार था, यहाँ पे देख लीजिए, इसीलिए हम कट्टी से लगा दिए हैं क्योंकि ये जो 19 का एफ था इसको समाप्त कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत। और अनुच्छेद 31 को भी हम लोग ऊपर देखे हैं, 19 के एफ और अनुच्छेद 31 को जो है यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन के हटाकर इसको 300 के क में कर दिया गया है, और ये कानूनी अधिकार हो गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था। और 19 के जी में है व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी भारत में आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। उसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार मिला है वह 23 से लेकर अनुच्छेद 24 के बीच में है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव दुर्व्यवहार और बालात श्रम से प्रतिषेध, यानी बालकों को जो है देखिएगा कहीं भी आप 14 जो छोटा बच्चा है उसको कहीं भी आप ज़बरदस्ती बालात श्रम नहीं करा सकते हैं, ये चीज़ें कही गई है। अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों इत्यादि में बच्चों को नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है, यानी आपको बच्चों को नौकरी नहीं दे सकते हैं कारखानों में, ये अनुच्छेद 24 कहता है। अब हम आगे बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह 25 से लेकर 28 के बीच में आता है। तो अनुच्छेद 25 जो है क्या कहता है कि अपने अंतःकरण से धर्म को मानना और उसका आचरण करना और प्रचार करने की स्वतंत्रता होना, यानी किसी भी धर्म को जो है अपना प्रचार कर सकता है और उसको जैसे माने वह मान सकता है, और यह आपको धर्म का ये स्वतंत्रता कहा गया है। और इसी 25 में जो है अभी हम ऊपर देखे हैं कि सिख लोग जो है कृपाण रखते हैं, इसी के तहत रखते हैं। 26 में है कि
धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध में अधिकार दिया गया है। 27 में है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु करारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बाद में के बारे में यहाँ पे ये स्वतंत्रता दिया गया है। तो ये 25 से लेकर 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता है। आगे हम देखेंगे अब संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वह अनुच्छेद 29-30 के बीच में आता है। तो अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों में संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार दिया गया है वह अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो आपको ये चीज़ें याद रखिएगा। अब यहाँ पे अनुच्छेद 31 जो हम लोग पढ़ रहे थे और ये आपका संपत्ति का अधिकार था, तो इसको हटा दिया गया है। तो ये आपको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आपके आता है अनुच्छेद 32 में। यह आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, तो यहाँ पे इसी के तहत अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप जो सुप्रीम कोर्ट है इसी के तहत आपका रीट जारी करती है और रीट जारी करके हमारा संविधान जो मौलिक अधिकार है उसको रक्षा करती है। यही कहलाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपको याद रखिएगा। और भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे 5 प्रकार की रीट जारी करने की यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे यह आज़ादी दिया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट आपको जो रीट जारी करती है अनुच्छेद 32 के तहत करती है, लेकिन आपको एग्जाम में पूछे कि हाई कोर्ट जो है वह किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करती है, तो 226 अनुच्छेद। याद रखिएगा, ये दोनों काम एक ही है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जो है आपको मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रीट जारी करता है। रीट कितने प्रकार का होता है, तो ये 5 प्रकार का होता है। अब हम यहाँ पे देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट, अभी यही हम बात आपको यहाँ पे देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होता है वो मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत। रीट जो होता है आपको मालूम होगा, रीट की जो व्यवस्था लिया गया है वो आपको ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और रीट का अर्थ क्या होता है, तो रीट का अर्थ होता है न्यायिक आदेश। अब रीट जो 5 प्रकार का होता है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। रीट कौन कौन से होते हैं, तो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब यहाँ पे इसको हम डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार जो है केवल भारतीयों को मिला गया है। तो भारतीयों को देखिए अधिकार जो मिला है 15, 16, 19, 29, 30, ऐसे याद रखिएगा। 15, 16, 19, 29, 30। तो 15, 16, 19, 29, 30 आपको 5-6 बार बोलिए लगातार। 15, 16, 19, 29, 30। और आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे एक कागज़ पे लिख के अपने दीवार पे साट लीजिए कि हाँ जब देखिएगा याद हो जाएगा। 15, 16, 19, 29, 30 ये जो आपको अनुच्छेद है ये आपको केवल भारतीयों को मिला है। तो यहाँ पे यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ये भी पूछता है आपके एग्जाम में कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जितने भी अनुच्छेद है वह सभी स्थगित हो जाते हैं। और ये जो आपका नियम लागू किया गया था वह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लागू किया गया था। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपको वहीं केवल लागू रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 आपको मालूम होगा जीवन जीने का अधिकार है, और 20 क्या है, तो आपको संरक्षण यानी पुलिस गिरफ्तार करता है तो पूछने का अधिकार है कि हाँ हमें किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। तो यही आपके 20 और 21 है, ये आपको कभी भी समाप्त नहीं होता है। आगे चलेंगे हम लोग। अब अगला आपका है देखिए संसदीय सरकार। तो संसदीय के बारे में यानी संसद कैसे होता है, संसद में चुनाव कैसे होता है, संसद में कौन कौन से पार्ट होता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में आपके बुक में पढ़ना था। और बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया गया था और इसको हम थोड़ा और एक्स्ट्रा कर दिए हैं, इसमें डाल दिए हैं ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए इसको देखते हैं। इसमें देखिए तीसरा चैप्टर है संसदीय सरकार में। तो आपको मालूम होगा संसद के बारे में। संसद जो है आपको संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, आपके राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यानी आपको संसद के ये 3 मुख्य अंग है और तीनों मुख्य अंग मिलने से ही संसद कहलाता है। और संसद जो होता है मालूम होगा ये कानून बनाता है। तो कानून बनाने के लिए संसद की आवश्यकता होती है और कानून के ये तीनों जो है इसमें है वो तीनों कानून बनाने में सहयोग करते हैं, क्योंकि इससे तीनों के द्वारा ही कानून बनते हैं। और इसमें से एक भी जो है तैयार नहीं होता है तो वह कानून नहीं बनता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे कि हाँ आपका आगे न्यायपालिका चैप्टर मिलेगा, उसमें पता चलेगा कि हाँ कैसे कैसे कानून बनता है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम में पूछता है कि आपको राज्यसभा का अनुच्छेद कितना है, लोकसभा कितना है, राष्ट्रपति कितना है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए ट्रिक रखिएगा और वो आपका है ट्रिक सरला। 100 से याद रखिएगा आपका संसद हो जाएगा ये वाला, र से आपका राज्यसभा
और देखिए स से आपका संसद, र से राज्यसभा और ल से आपका लोकसभा। ये 3 अनुच्छेद आपको याद रखने की ट्रिक याद रखिएगा। और ट्रिक आपका है 79, 80, 81। अगर आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं कि 79, 80, 81, तो उसी प्रकार जो राज्य में होता है विधानमंडल, विधान परिषद और आपका विधानसभा, उसी प्रकार आपको ये याद हो जाएगा। केवल इसमें 89 जोड़ना है। हम लोग पिछले जब आई थी क्लास उसमें भी आपको जब पढ़ना था संसद, उसमें भी हम यहाँ पे इसको बताए थे। तो यहाँ पे यही ट्रिक है। जैसे आपका संसद है 79, 81, तो ये आपको सबको याद रहता है। केवल इसमें आपको 89 जोड़ना है और आपको विधानमंडल आ जाएगा, विधान परिषद आ जाएगा और ये विधानसभा आ जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में आपका विधान परिषद तो है, तो विधान परिषद के बारे में भी आपको जानना जरूरी होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और बाकी अगर हम बात करें तो ट्रिक आपको मालूम हो गया। सरला 79, 80, 81, 79 में 89 जोड़िएगा तो आपको विधानमंडल आ जाएगा। यानी जिस प्रकार देश में अगर हम बात करें केंद्र में संसद कानून बनाती है, उसी प्रकार विधानमंडल जो होती है वह राज्य में काम करती है कानून बनाने का। जिस प्रकार देखिए संसद का जो ऊपरी सदन होता है जिसे हम लोग राज्यसभा बोलते हैं, उसी प्रकार विधानमंडल का जो ऊपरी सदन होता है जिसको हम लोग विधान परिषद बोलते हैं। और इसके लिए भी आपको केवल 80 में 89 जोड़िएगा तो 169 इसका अनुच्छेद आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए संसद में जो निचला सदन होता है जिसे हम लोग लोकसभा बोलते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे विधानसभा जो होता है, उसी प्रकार इसका निचला सदन जो होता है विधानसभा होता है। यहाँ पे 170 अनुच्छेद याद नहीं होगा, लेकिन अगर लोकसभा याद है तो आपको 89 जोड़िएगा तो ये भी आपका आ जाएगा। अब हम बात करते हैं देखिए संसद के बारे में। तो संसद जो है आपको 2 भागों में, ये 3 भागों में ऐसे बटा है, लेकिन 2 इसके जो सदन है वो आपको होते हैं लोकसभा और आपके राज्यसभा। इसमें सब चलिए हम यहाँ पे इसको कवर करते हैं। आपके बुक में जो है ये चीज़ें यहाँ पे जो लिख रहे हैं देख रहे हैं, ये सभी आपके बुक में दिया गया है। थोड़ा मोड़ा नई चीज़ दिया गया है जिसको हम यहाँ पे शामिल जरूर किए हैं, लेकिन यहाँ पे अधिकतर चीज़ें जो है आपके बुक में दिया गया था। अगर हम बात करें लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा जो होती है उसको बोलते हैं निम्न सदन या प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन या आपको अस्थायी सदन। ये आपके लोकसभा को ऐसे बोला जाता है। लोकसभा का अनुच्छेद अभी हम देखे हैं आपको क्या था, तो 81 था, 79, 80, 81। यानी आपको हम देखें सरला, तो स र ला मतलब ये लोकसभा। तो लोकसभा का 81 अनुच्छेद होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं, तो आपको वर्तमान में 552 जो है अधिकतम सदस्य थे। इसमें जो है 500 पहले 52 आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन इसमें जो 2 आपको है उसको हटा दिया गया है। दो आपको कब हटा, तो आपको सुने होंगे एंग्लो इंडियन के बारे में। तो जो एंग्लो इंडियन है उसको यहाँ पे लोकसभा से हटा दिया गया है और इसके लिए हटाने के लिए संविधान में संशोधन हुआ था, और वह हुआ था 104वां संविधान संशोधन, वह 2019 में हुआ था। और ये 2020 में इसको हटा दिया गया था। ये अधिनियम आया था 2019 में, लेकिन ये 2020 में से ये आपको लोकसभा में आपको जो 2 मनोनीत थे आपको एंग्लो इंडियन, उसको हटा दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अनुच्छेद याद रखिएगा। कब से हटा, तो 2020 से। तो इसी प्रकार आपको लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य मिलेंगे आपको 550 मिलेंगे, लेकिन इसमें वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 543 है। 543 को बांटा गया है, तो आपको जो 530 इसमें है वह राज्यों से और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए लोकसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं वो आपको 25 वर्ष के होने चाहिए। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आपको 5 वर्ष का होता है। और लोकसभा में जो चुनाव में खड़ा होते हैं जिसको हम लोग सांसद बोलते हैं, MP बोलते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। तो ये जो है चुनाव यानी जो खड़ा होते हैं वोट में, देखिएगा चुनाव में, तो इनको किस प्रकार चुना जाता है, तो यहाँ पे देखिएगा जब सांसद या MLA का चुनाव होता है यानी MP का, तो वहाँ पे जनता के द्वारा यानी प्रत्यक्ष रूप से हम लोग वहाँ पे जाके वोट करते हैं, यानी सभी व्यक्ति जाकर बूथ पे वोट करते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा यहाँ पे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो देखिए आपके बुक में जो राज्यसभा के बारे में दिया गया था, अभी देखें राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 आते हैं, और ये उच्च सदन इसको बोलते हैं और ये अस्थायी सदन बोलते हैं, क्योंकि ये भंग नहीं होता है इसलिए इसको अस्थायी सदन बोला जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं, तो राज्यसभा में जो है 250 है। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 245 सदस्य जो है आपके राज्यसभा में मिलेंगे। और 245 में अगर हम बात करें तो आपको जो 233 है, ये जो 233 है वो आपको राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, लेकिन जो 12 सदस्य है वहाँ ये को राष्ट्रपति इनमें मनोनीत करते हैं। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। अगर हम राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो है योग्यता है वो आपको 30 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा के जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वह होता है 6 वर्ष। और इसका जो चुनाव होता है यानी राज्यसभा के जो सदस्य बनते हैं वह बनते हैं अप्रत्यक्ष तरीका से, यानी इसमें जनता डायरेक्ट आपको अपने हाथ से जाकर वोट नहीं देती है। जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे आपको विधायक जो लोग होते हैं जिसे हम लोग MLA बोलते हैं, तो MLA जाकर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं
और यही कराता है, इसलिए इसको मतलब बोलते हैं अप्रत्यक्ष, यानी हम लोग इसमें डायरेक्ट भाग नहीं ले रहे हैं। हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है, जो आपके विधानसभा से हम लोग चुनते हैं एमएलए को, विधायक लोग जाकर यहाँ पे राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पे इसका राज्यसभा के सदस्य जो है कैसे इसका हटते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि हर एक 2 साल में 1/3 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के अपने पद से यहाँ पे त्याग देते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अप्रत्यक्ष चुनाव देख लिए, जिसको हम लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति भी बोलते हैं। तो ये आपको राज्यसभा का चुनाव था। अब यहाँ पे आपके देखिए, आपके बुक में राज्यसभा के बारे में दिया गया था कि हाँ राज्यसभा के क्या क्या आपको इसमें महत्व या कार्य होते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। जैसे हम बात करें राज्यसभा के बारे में, देखिए जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, यानी जो उसको हम लोग बोलते हैं सभापति, तो ये कौन होता है, ये होते हैं उपराष्ट्रपति। और ये अनुच्छेद 89 के तहत बोला गया है कि हाँ राज्यसभा का जो अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जो उपराष्ट्रपति है। तो ये आपको याद रखिएगा। सभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यानी आपके जो इसमें सभापति यानी आपके जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो आपको राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये केवल आपको इसमें केवल सभापति के तौर पे काम करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा। और राज्यसभा जो होता है वो धन विधेयक पर केवल अपनी राय दे सकता है। आपको मालूम होगा जो धन विधेयक होता है इस पे अधिकार किसका है, तो लोकसभा का है। इस पे केवल इसमें क्या किया जाता है राज्यसभा, तो राज्यसभा केवल इस पर विचार दे सकता है, और ये विचार मानने या ना मानने का अधिकार जो है लोकसभा को है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा जो है 2/3 सदस्य जो है बहुमत से राज्य सूची में शामिल विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है, और ऐसा करने पर संसद जो है राज्य सूची को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। और ये अनुच्छेद 249 के तहत यह अधिकार दिया गया है राज्यसभा को। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आगे कि अनुच्छेद 312 के तहत देखिए राज्यसभा को क्या अधिकार मिला है कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा 2/3 सदस्यों की सहमति से अगर वह चाहता है तो कोई नई भी अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकता है। तो ये आपको 2 जो अनुच्छेद है 249 और 312 ये राज्यसभा से, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे अब लोकसभा के बारे में, क्योंकि लोकसभा के बारे में तो हम देख लिए कितने सदस्य कितने सीट होते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या जो उपाध्यक्ष होता है वह अपने सदस्यों में से ही आपको चुन लेते हैं। जितने भी सदस्य हैं उसी में से जो है आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन जाते हैं। और मंत्रिपरिषद जो होते हैं वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। धन विधेयक की बात करें, धन विधेयक अनुच्छेद 110 आता है, और ये वित्त विधेयक कितना आता है, तो 117 आता है। और ये धन विधेयक और वित्त विधेयक पे जो है आपको केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और आपको लोकसभा का इसका पूरा अधिकार होता है इस पर। उसके बाद देखिए कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। ये कोरम क्या है, यानी कोरम वो होता है जब मान लीजिए लोकसभा में या राज्यसभा में क्या होता है, कोई भी अगर बैठक हो रहा है तो बैठक होने के लिए कम से कम जो है 1/10 जो सदस्य है टोटल का, यानी मान लीजिए लोकसभा में हो रहा है तो लोकसभा का टोटल 1/10 भाग जो है आपको कोरम के रूप में यहाँ पे शामिल होना चाहिए। जैसे देखिए आपको 550 जो है आपको क्या है, आपको लोकसभा का सदस्य है, यहाँ पे कोरम कितना होगा, तो 1/10 यहाँ पे कीजिए, यानी 55 सदस्य जो है आपको होना चाहिए, तभी कोई जो है आपका संविधान में जो है संसद में जो है सभा लगेगी। तो यही आपको बुलाया जाता है। और ये चीज़ें जो है आपको आर्टिकल कितने में, तो आपको 100 में कहा गया है कि कोरम का जो कुल सदस्य होगा वो 1/10 होगा लोकसभा के सदस्यों का, अगर लोकसभा में होता है तो। और राज्यसभा में कितना होगा, तो राज्यसभा में जितना जो सदस्य जैसे 250 है तो 250 का 1/10 भाग, यानी आपको 25 सदस्य होना चाहिए तभी कोई बैठक होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखिए कोरम के बारे में, और ये अनुच्छेद 100 में है। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, मान लीजिए आपको लोकसभा में जैसे कि मान लीजिए कि 100 सदस्य है, 100 नहीं आपको मान लीजिए 101 सदस्य है, तो 101 सदस्य है आपको लोकसभा में, और यहाँ पे इसमें लोकसभा के अध्यक्ष भी शामिल है। तो यहाँ पे मान लीजिए 100 आदमी वोट दे दिया किसी विषय पे, यानी 50-50 वोट दे दिया। अब यहाँ पे देखिए बराबरी का जब आ गया नतीजा, तो यहाँ पे लोकसभा अगर चाहेगा तो इसको जिता सकता है, इसको जिता सकता है अपना एक वोट देकर। यही जो होता है अधिकार दिया जाता है आपको लोकसभा अध्यक्ष को। तो याद रखिएगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है निर्णायक मत देने का इसको अधिकार होता है। लोकसभा भंग होने पर 6 माह के अंदर जो है फिर से चुनाव कराया जाता है। लोकसभा की बैठकों में 6 महीना से ज़्यादा का जो है अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में किसी विषय पर मतभेद होने पर जो है संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाता कौन है, तो बुलाता है राष्ट्रपति। यहाँ पे बहुत बार फंसता है कोई, याद रखिएगा बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन संयुक्त अधिवेशन का जो अध्यक्षता कौन करता है, तो वो आपको लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो ये आपको पॉइंट बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक पर जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो याद रखिएगा, क्योंकि धन विधेयक पे क्या है, तो धन विधेयक पे लोकसभा का जो है आपको बहुत अधिकार मिला है, तो ये याद रखिएगा। और संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक जो है यहाँ पे नहीं बुलाया जा सकता है, तो ये आपको पॉइंट याद रखिएगा।
अब यहाँ पे देखिए, आपको सब तो याद नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार से जो सटा हुआ राज्य है तो उसको आप यहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा कि लोकसभा में जो है अपने स्टेट का कितना जो है इसमें सदस्य जो है सीट है और राज्यसभा में कितना है। जैसे बिहार की बात करें तो देखिए, बिहार का जो 40 जो सीट है वो लोकसभा में है और बिहार का 16 जो सीट है वो आपको यहाँ से जो सदस्य संख्या जाते हैं वो आपको राज्यसभा में 16 है। तो बस इतना ही याद रखिएगा। और बाकी आप जैसे उत्तर प्रदेश हटा हुआ है, जैसे हमारा पड़ोसी राज्य है तो पड़ोसी है तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा है यानी 80 है। और उसके झारखंड में आप इसमें देख लीजिएगा। और बाकी इसी तरह आपको राज्यसभा में देख सकते हैं कि राज्यसभा में सबसे ज़्यादा जो सीट है वह उत्तर प्रदेश में है और बिहार में 16 है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। बाकी अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे देखेंगे हम लोग के सरकार का गठन। देखिए, सरकार का जो गठन होता है वह कैसे होता है। तो लोकसभा चुनाव में जिस राजनीतिक पार्टी को आधे से अधिक अगर सीट प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलता है, उसको जो है आपको पूर्ण बहुमत से जो है प्राप्त हो जाता है और वह सरकार का गठन कर लेती है। तो ये आपको ऐसे ही कहलाता है सरकार का गठन। जैसे अगर हम बात करें अभी वर्तमान में लोकसभा में कितने सीट है तो आपको वर्तमान में 543 है। 543 में यानी आपको आधा से ज़्यादा यानी 272 सीट मान लीजिए कोई राजनीतिक पार्टी प्राप्त कर लेता है तो वह जाकर क्या करता है, अपना सरकार बना लेता है। जैसे देखिए, अभी वर्तमान में जो है बीजेपी जो है आपको अकेले यानी आपको सरकार बनाई है, यानी उसको जो है 272 से ज़्यादा सीटें मिली होगी लोकसभा के चुनाव में। और यहाँ पे ये जो है पॉइंट याद रखिएगा और वहीं का जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बना है। अगर हम बात करें चुनाव में मान लीजिए 543 सीट ही है और इसमें जो है किसी पार्टी को 272 सीट नहीं मिला तो उसमें कैसा कानून बनता है, तो उसमें बनता है गठबंधन वाली सरकार। यानी आपको अगर मान लीजिए ऐसा पार्टी है कि उसको ज़्यादा सीटें मिली है लेकिन 272 से ज़्यादा नहीं मिला है तो वह उस स्थिति में क्या करता है, दूसरे पार्टी को अपने पार्टी में मिला लेता है और सरकार का गठन करता है और उसको हम लोग बोलते हैं गठबंधन वाली सरकार। तो ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। वर्तमान जो चल रही है लोकसभा वह कितनी नंबर की है, तो वह 17वीं लोकसभा है, याद रखिएगा। और पिछले क्लास में हम लोग जब पढ़ रहे थे विधानसभा के बारे में बिहार में तो 17वीं विधानसभा भी है। तो याद रखिएगा 17वीं लोकसभा और 17वीं विधानसभा जो है आपके दोनों तरफ चल रही है, बिहार में भी और आपको केंद्र में भी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा में देखिए आपको जो चुनाव हुआ था तो आपको यहाँ पे ये आप चीज़ें जानकारी रखिएगा कि हाँ इसमें बीजेपी को कितना सीट मिला या आपको जितने भी अन्य पार्टी थे कांग्रेस को कितना मिला। तो ये चीज़ें आपको पॉइंट याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि लोकसभा से संबंधित चीज़ें कि हाँ लोकसभा में जो मंत्रालय बना है तो उसमें मंत्री कौन कौन है, ये चीज़ें जो है आपको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, देखिए आपके बुक में दिया गया था कि लोकसभा के बहुमत दल के जो गठबंधन के जो नेता होते हैं उसी को हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं और इसी को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों के लिए सदस्यता लेना अनिवार्य होता है लोकसभा का। तो याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य चुने हुए ही मंत्री या प्रधानमंत्री मान लीजिए बन जाता है तो उसे 6 महीना के अंदर जो है संसद के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। नहीं तो वह मंत्री बना है तो मंत्री पद से उसको हटा दिया जाएगा, अगर प्रधानमंत्री बना है तो वो प्रधानमंत्री हट जाएगा, अगर वह 6 महीना के अंदर वह सांसद के रूप में नहीं निर्वाचित होता है तो ये चीज़ याद रखिएगा। और मंत्री जो परिषद होते हैं वह संसद के प्रति या आपको लोकसभा के प्रति जो है यहाँ पे संसद नहीं, लोकसभा के प्रति आपको ये उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे लोकसभा कर लीजिए और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से काम करता है कौन, तो मंत्री परिषद। अब अगर हम बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो होते हैं वो तीसरे अंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में आपके बुक में दिया गया था। और प्रधानमंत्री कौन होते हैं, तो जो लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा जो बहुमत दल वाला पार्टी है, जो राजनीतिक पार्टी है, उसके जो नेता होते हैं वही आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो चलिए हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वह मंत्री परिषद के आपको प्रमुख होते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के बारे में तो अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री का जो है पद जो है आपको प्रावधान दिया गया है। तो ये भी आपको पॉइंट जो है याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री देश का जो है वास्तविक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अनुच्छेद 74 में जो है आपके मंत्रिमंडल है, मंत्री परिषद है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 74 जो है, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए और सलाह देने के लिए एक आपको मंत्री परिषद का गठन की गई है और जिसका जो मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है वहीं आपको प्रधानमंत्री कहलाता है। यहाँ पे यह पॉइंट याद रखिएगा, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में क्या है, तो आपको प्रधानमंत्री का पद है, लेकिन 74 में क्या है, तो वह मंत्री परिषद है। और इसी मंत्री परिषद का जो है अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और मंत्री परिषद का कार्य क्या होता है, तो वह राष्ट्रपति को किसी कार्य के रूप में सलाह देना। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ अनुच्छेद जो आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। पहला इसमें देखिए है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में क्या है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति
और बाकी अन्य जो मंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। तो ये चीज़ें कही गई है अनुच्छेद 75 में। 75 के 2 में क्या है, तो 75 में 2 में कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है आपको पद धारण करेंगे। तो ये चीज़ें कही गई है। और 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, वो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 75 के 3 के तहत। अब हम बात करेंगे मंत्री के प्रकार। जो मंत्री जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा इसमें उप मंत्री होता है। और इसमें जो आपका अगर हम बात करें मंत्री परिषद में, तो मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री होते हैं, आपको कितने मंत्री होंगे इसके लिए जो है एक संविधान में संशोधन किया गया था। और उसमें यह कहा गया था कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या जो है लोकसभा के कुल जितने भी सदस्य हैं उसके 15% से अधिक नहीं होगा। जैसे लोकसभा में अगर हम बात करें तो 543 सीट है, 543 सीट का 15% जो है अधिकतम जो है आपके इसमें मंत्री बन सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब यहाँ पे यह चीज़ जो शामिल की गई थी वो कब की गई थी, तो वह किया गया था 51वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार जो है यह चीज़ें कही गई थी। और मंत्रिमंडल जो होता है वो आपको कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री को मिलने से बनता है। तो यहाँ पे कैबिनेट मंत्री आप देख लिए होंगे, जितने जो मंत्री होते हैं आपको ये 15% यही यहाँ पे कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के क्या क्या दायित्व है। तो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने संबंधी केवल परामर्श देना। यहाँ पे बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री केवल सलाह देता है और सलाह को मानने और न मानने का अधिकार वह राष्ट्रपति को है। संयुक्त अधिवेशन जो आती है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह कौन करते हैं, तो यहाँ पे जो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा, ये गलत दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन वहाँ पे इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आगे हम देखेंगे प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो आपको हमेशा एक ही याद होगा, और याद होगा कौन, तो आपके नीति आयोग अध्यक्ष होते हैं और वो होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन आपको ये सब चीज़ें याद रखिएगा कौन कौन, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री विभिन्न अधिकारी, जैसे आपको महान्यायवादी हो गए, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक हो गए, या संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हो गए। तो यहाँ पे जितने या आपको चुनाव आयुक्त हो गए, इसके जो नियुक्ति करते हैं, तो नियुक्ति में भी यहाँ पे वो क्या करते हैं, प्रधानमंत्री सलाह देते हैं। इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पे केवल सलाह देते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए यहाँ पे आपको सब याद नहीं रखना है। जैसे अगर हम बात करें, देखिए आपको जवाहरलाल नेहरू के बारे में याद रखिएगा, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए और ये सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है 1947 से लेकर 1964 तक। अगर ऐसे हम नीचे जाए तो यहाँ पे एक और चीज़ नीचे देखिएगा, और वो आपको है नरेंद्र मोदी वर्तमान में है 2014 से लेकर अभी वर्तमान में 2023 तक अभी बने हुए हैं। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री से भी कुछ पॉइंट आपके जो है आपको पूछते हैं। जैसे पूछता है कि वैसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, तो राज्यसभा का जो सदस्य रहने वाले 3 प्रधानमंत्री बने, जैसे इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और वैसे अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री, चलिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि वैसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के साथ साथ किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। तो यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वैसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो कभी ना कभी मुख्यमंत्री थे। जैसे अगर हम बात करें मोरारजी देसाई की, तो मोरारजी देसाई जो थे आपको प्रधानमंत्री भी बने और मुख्यमंत्री भी, और ये मुख्यमंत्री कहाँ के थे, तो बम्बई के थे। चौधरी चरण सिंह की बात की जाए तो यह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। पी.वी. नरसिम्हा की बात करें तो आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री। एच.डी. देवगौड़ा की बात करें तो ये आपको कर्नाटक के हैं। और नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये गुजरात के पहले मुख्यमंत्री थे और ये अब आपको प्रधानमंत्री है। और एक और नेता जो है बहुत सपना देख रहा है आपको बिहार का, जो भी मुख्यमंत्री है, और वह सपना देख रहा है आपको प्रधानमंत्री बनने का। तो वो क्या सपना साकार हो पाएगा, आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि वोट पाने के लिए ही आपको जो है बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसको सेंट्रलाइज किया गया है, यानी आपको पूरे भारत में फैलाया गया है, क्योंकि इनको पूरा भारत का वोट चाहिए। तो ये चीज़ें आपको कमेंट करके बताना है, क्या नीतीश कुमार अगले 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे आप कितने, ये भी गन लीजिए कितने थे, तो आपको 2, 2, 4, 2, 6 जो आपको प्रधानमंत्री थे, आपको मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। तो क्या 7वां नंबर आने वाला है या नहीं आने वाला है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे लंबा कार्यकाल किसका प्रधानमंत्री का रह चुका है, तो वह जवाहरलाल नेहरू का रह चुका है, 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन।
प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो वह मोरारजी देसाई बने थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई ही थे। लोकसभा का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आपके बुक में भी पढ़ना है, तो याद रखिएगा आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है अविश्वास प्रस्ताव से हट गए थे। और पद ग्रहण के समय में किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपको पीवी नरसिम्हा राव थे। अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी मान लीजिए मंत्री या प्रधानमंत्री कोई बनता है, तो अगर वो उसके पास सदस्यता नहीं है आपको सदन का, तो उसको 6 महीना के अंदर लेना पड़ता है, नहीं तो क्या करना पड़ता है, उसको हट जाना पड़ता है। तो यही आपको पीवी नरसिम्हा बने थे, लेकिन इन्होंने 6 महीने के अंदर जो है सदस्यता ले ली थी। सबसे छोटा कार्यकाल कितना रहा था? तो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा था। मात्र 13 दिन की इन्होंने जो है प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे शपथ ली थी। उसके बाद पद ग्रहण करते के समय विधानसभा के सदस्य कौन थे? तो वह थे आपको HD देवगौड़ा। उसके बाद है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वह आपको अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई बने थे। सबसे अधिक उम्र के बने थे मोरारजी देसाई, और लेकिन पूछे कि सबसे कम उम्र के, तो आपको राजीव गांधी। उसके बाद है कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री थे और इंदिरा गांधी थी। तो 3 जो है आपके व्यक्ति का नाम यहाँ पे याद रखिएगा, जो कार्यकाल के दौरान ही यह इनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पे देखिए अविश्वास प्रस्ताव की बात करते हैं, क्योंकि आपके बुक में दिया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या है? तो अगर संसद को यह लगता है कि मंत्रिपरिषद जो है सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो संसद के द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो आता है वो आपको लोकसभा में आता है, क्योंकि यह मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा में आता है। और यह प्रस्ताव की सूचना जो है पहले लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है, और यह क्या किया जाता है कि वो आपको अविश्वास यहाँ पे होगा। अविश्वास प्रस्ताव को बहस के हेतु कुछ समय और निश्चित एक दिन देता है कि हाँ इस पर बहस होगा। बहस जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद जितने भी लोकसभा में सदस्य होते हैं वहाँ पे इस अविश्वास प्रस्ताव पे अपना मत देते हैं, यानी वोट देते हैं। और ये अगर पास हो जाता है वहाँ पे, तो समझ लीजिए कि सरकार गिर जाती है और आपको सरकार को जो है यहाँ पे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये आपको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्नकाल के बारे में भी आपके बुक में दिया गया था कि प्रश्नकाल क्या होता है। तो दोनों सदनों के कार्यवाही के जो पहला घंटा होता है, यानी दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो पहला घंटा होता है, जो जिसमें कार्यवाही होता है, जिसको हम लोग 11 से 12 के बीच में देखते हैं, वो जो समय होता है वह प्रश्नकाल होता है। और इसमें क्या होता है, तो इस समय मंत्री जो होते हैं विभिन्न संसद सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ये इसको कहते हैं हम लोग प्रश्नकाल। याद रखिएगा 11 से लेकर 12 को जो बीच का समय है वह कहलाता है प्रश्नकाल। अब जो एक होता है शून्यकाल। शून्यकाल क्या होता है, तो जो प्रश्नकाल मान लीजिए समाप्त होता है और उसी के बाद आता है शून्यकाल, यानी 11 से 12 जैसे ही इस प्रश्नकाल चला, 12 बजे खत्म हो गया, तो 12 से 1 चलेगा आपको शून्यकाल। तो शून्यकाल देख लिए। इसमें कार्य क्या होता है, तो इसमें संसद के जो सदस्य होते हैं बिना किसी पूर्व सूचना से ही प्रश्न यहाँ पे उठाना शुरू कर सकते हैं। तो ये होता है शून्यकाल। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, वह होता है तारांकित और अतारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न क्या है, ऐसे प्रश्न जिसका जो है उत्तर मंत्री के द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है। तो मौखिक रूप से अगर दे रहे हैं तो तारांकित है, और लिखित रूप में दे रहे हैं तो अतारांकित है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर मुंह से बोल दिए सीधा तो तारांकित हो गया, और लिख के दिए तो अतारांकित हो गया। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे याद रखिएगा। अब देखिए राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं संसद के बारे में, तो संसद का जो तीसरा अंग होता है वह होते हैं कौन, तो उपराष्ट्रपति। चलिए हम लोग राष्ट्रपति, तो यहाँ पे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह एक संवैधानिक पद है, यानी इसके संविधान में चर्चा है। तो संविधान में कितने अनुच्छेद में चर्चा है, तो अनुच्छेद 52 के तहत जो है बोला गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का पद है कितना, तो 52। अब यहाँ पे आगे हम बात करेंगे इनके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है, क्योंकि जितने भी कार्य होती है वह राष्ट्रपति के नाम से होती है। और राष्ट्रपति जो होते हैं वह नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, तो वह होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, तो ये भी याद रख सकते हैं। और आगे हम देखेंगे इनके योग्यता के बारे में। तो राष्ट्रपति कौन बन सकते हैं, तो वह सबसे पहले योग्यता भारत का होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी आयु होना चाहिए, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पे नहीं हो। इसके साथ यहाँ पे इसकी निर्वाचन पद्धति जो है बताया गया है अनुच्छेद 55 में। इसमें बोला गया है कि इसका जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष होता है, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत।
और इसमें क्या होता है तो अन्य उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के जो निर्वाचन में होते हैं ये भी प्रयोग मतलब ये जो आपका नियम है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वाला, आपको जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी यही नियम लागू होता है, राज्यसभा के भी सदस्य चुने जाते हैं तो ये भी यही नियम लागू होता है, विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं यही आपके नियम जो है लागू होते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें निर्वाचकगण यानी चुनाव का, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है 454 चुनाव यानी 454 अनुच्छेद में बोला गया है निर्वाचन के बारे में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिए कौन कौन भाग लेते हैं, तो संसद के दोनों सदन और राज्य के जो विधानसभा होते हैं उसके निर्वाचित सदस्य, यहाँ पे ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य यानी जो भी चुने गए हैं वो वोट देंगे। उसके अलावा देखिए दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा है वो भी इसमें भाग ले सकते हैं जो केवल निर्वाचित सदस्य हैं। तो यहाँ पे यह पॉइंट आपको याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखे हैं कि राज्य की विधानसभा, यहाँ पे देखिए राज्य की विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। एग्जाम में यही देता है कन्फ्यूजन करने के लिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन जो है भाग नहीं लेता है, तो यहाँ पे ये सब दे देगा और उसी में घुसा देगा राज्य के विधान परिषद। तो राज्य के विधान जो परिषद होता है वह भाग नहीं लेता है। भाग इसलिए नहीं लेता है क्योंकि वर्तमान में देखिएगा जो विधान परिषद है वह भारत के सभी राज्यों में नहीं है, तो इसलिए बोला गया है कि जो है इसमें विधान परिषद जो होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एग्जाम में ये भी दे देता है ऑप्शन में कि आपको मनोनीत, तो याद रखिएगा जो मनोनीत जो होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, मनोनीत वाला और एक आपको विधान परिषद वाला, ये आपको अधिकतर पूछता है। तो यहाँ पे विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति को पदच्युत यानी राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो मान लीजिए राष्ट्रपति अगर खुद से त्याग पत्र देता है तो ठीक है उसको हट जाएगा अपने। अगर महाभियोग द्वारा हटता है तो आपको अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है। उसके बाद कैसे हट सकता है, तो मान लीजिए अगर उसका निर्वाचन जो अवैध तरीका से हुआ है तो हट सकता है। पद ग्रहण करने की पात्रता अगर समाप्त हो जाता है तो यहाँ पे यह भी हट सकता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए पदावधि है जो है अनुच्छेद 56 के तहत आता है राष्ट्रपति का पदावधि, और इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वह पद धारण करने की तिथि से, याद रखिएगा जिस दिन वह पद धारण करेंगे उस तिथि से 5 वर्ष तक यहाँ पे रहेंगे। और उसके अलावा बोला गया है कि उत्तराधिकारी जब तक जो है पद ग्रहण नहीं करते हैं, वो अगर 5 वर्ष बाद भी होता है मान लीजिए, तब भी आपको राष्ट्रपति जो पुराने वाले हैं वहीं रहेंगे, भले वो 5 साल 5.5 साल हो गए, तो ये भी आपको याद रखिएगा। लेकिन 5 वर्ष आपको माना जाता है किस तिथि से, तो आपको पद धारण करने की तिथि से। ये भी आपको ऑप्शन में ऐसे भी देता है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें उम्मीदवारी के तहत पे जो अगर हम बात करें तो 100 सांसदों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे 50 सांसद आपको अनुमोदक में और 50 सांसद आपके प्रस्तावक के रूप में। और जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो उसके लिए पहले जमानत राशि भरी जाती है, वह भरी जाती है 15,000। अगर मान लीजिए जो राष्ट्रपति में खड़ा हुआ है व्यक्ति, अगर उसको जितना मत पड़ा है यानी जितना वोट आदमी दिया है, अगर उसमें 1/6 भाग उसको नहीं पड़ा है तो ये जो आपका 15,000 राशि है वो उसको प्राप्त नहीं होगा, यानी उसको जमानत के तौर पर इसको रख लिया जाएगा। उस भी आपको पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट में जो जैसे पॉइंट दिया गया है कि 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और इसके द्वारा दिल्ली पुदुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य है उसको यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको इसमें दे दिया गया था कि हाँ तुम लोग भी वोट कर सकते हो। याद रखिएगा 17वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किस केंद्रशासित प्रदेश का, तो दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा को। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, और इसमें क्या हुआ था, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा एवं विधान परिषद की सीटों को 1971 की जनगणना के अनुसार ही रखने की बात की गई है। और कब तक रहेगी, तो वो आपको 2026 तक रहेगी। 2026 के बाद जो है आपको बढ़ने वाली है। तो ये चीज़ें कब कह गई थी, तो 2001 में जो है संशोधन हुआ था 84 संविधान संशोधन, और इसी में कहा गया था। और अभी जो सीटें जो है बांटी गई है लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में या विधान परिषद में, वह किसके अनुसार बांटी गई है, तो 1971 के जनगणना के अनुसार। लेकिन 2026 में देखिए अब नया जो लोकसभा अभी बना है आपको लोकसभा भवन, तो यहाँ पे इसलिए सीटें भी बढ़ाई जाएगी 2026 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में देखिए शपथ दिया गया है आपको राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश वहाँ पे नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जो भी उसमें वरिष्ठ है, यानी आपको एजेड व्यक्ति जो न्यायाधीश है उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। और राष्ट्रपति की वेतन कितना मिलता है, तो राष्ट्रपति को वेतन जो है 5 लाख मिलता है। और इसका जो वेतन दिया जाता है वो आपको संचित निधि से दिया जाता है 266 के तहत।
और 267 अनुच्छेद आपको मालूम होगा कितना होता है। तो 267 में आपको क्या है, आकस्मिक निधि है, लेकिन संचित निधि से इनको पैसा मिलता है 266 के तहत। अनुसूची 2 में जो है वेतन का जो चर्चा किया गया है, जब अनुसूची आप पढ़िएगा तो टोटल जो अनुसूची है उसमें अलग अलग बातें कही गई है। जैसे अनुसूची 2 में जो है वेतन भत्ता की बात कही गई है। उसके बाद देखिए उसके बाद है वेतन पर कोई इनका टैक्स नहीं लगता है, यानी जो 5 लाख है इनका 5 लाख पूरा मिलता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान भी इनका वेतन में जो है कोई कटौती नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ अनुच्छेद देख लिए राष्ट्रपति से, तो बताए हैं कि 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद है। 53 में क्या है, तो आपको कार्यपालिका का अध्यक्ष माना गया है। 54 में क्या है, तो आपका मतदान है। 55 में निर्वाचन पद्धति, यानी कैसे कैसे इनका निर्वाचन होता है। उसके बाद पदावधि होगा, यानी कितने वर्षों का होता है। पुनर्निर्वाचन यानी फिर से निर्वाचन। 58 में योग्यता कहा गया। 59 में शर्तें। 60 में जो है शपथ। 61 में महाभियोग। और 62 में कहा गया है कि आपको मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं रहते हैं, यानी किसी की मृत्यु हो जाती है, वह पद त्याग देते हैं, तो उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। और कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो ये आपको बातें राष्ट्रपति से याद रखनी है। आगे हम देखेंगे राष्ट्रपति के नियुक्ति और संबंधी। यहाँ पर राष्ट्रपति की देखिए नियुक्ति संबंधित है, यानी राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 75 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्ति करते हैं आपको राष्ट्रपति अनुच्छेद 124 के तहत। हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी करते हैं अनुच्छेद 214 के तहत। महान्यायवादी भी करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग को करते हैं 148 के तहत। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं 315 के तहत। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं 280 के तहत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं 324 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति 338 के तहत। उसके बाद देखिए एसटी आयोग के अध्यक्ष 338 के ए के तहत। और ओबीसी आयोग की जो है 340 में आता है, जिसकी यहाँ पे अध्यक्ष जो होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य सूचना जो आयुक्त होते हैं इसकी भी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा है, जैसे राज्यपाल देख सकते हैं, रेलवे मंत्री है, विदेश मंत्री है, या आपको गृह मंत्री है, वह वित्त मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, रक्षा मंत्री, बाल विकास मंत्री, ये आपको थल सेना अध्यक्ष, जल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, ये सभी की जो नियुक्ति होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। और 110 जो अनुच्छेद है आपको मालूम होगा वह धन विधेयक है, और धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यहाँ पे आवश्यक होती है। धन विधेयक को पारित करने से पहले राष्ट्रपति अगर उस पर साइन नहीं करता है तो वह धन विधेयक पारित नहीं होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और राष्ट्रपति को 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का भी यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अध्यादेश क्या होता है, मान लीजिए देश में कोई ज़रूरी कानून बनाना पड़े और संसद जो है उस समय अगर वह आपको उपलब्ध नहीं है, या संसद किसी दूसरा कार्य में लगा हुआ है, तो उस समय चाहे तो राष्ट्रपति को अधिकार मिला गया है कि आपको 123 के तहत अध्यादेश जारी करके नया कानून बना सकती है। अनुच्छेद भाग 18 में जब पढ़िएगा आपातकाल, तो आपातकाल में भी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 52, 56, 60 के अनुसार। 352 में जो है राष्ट्रीय आपात लगा सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, और 60 के तहत वित्तीय आपात लगा सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पे अनुच्छेद एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है राष्ट्रपति से, कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति मिली है। यानी आपको क्षमादान, किसी व्यक्ति को जो मान लीजिए सज़ा मिला है तो उसको क्षमादान भी कर सकते हैं। तो क्षमादान भी जो होता है वो 5 प्रकार से होता है जो आपको राष्ट्रपति को अधिकार मिला है। जैसे क्षमा जो है एक क्षमा होता है। इसमें क्या होता है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी को दोषी से पूर्णतः माफ़ कर सकते हैं, अगर चाहे तो। उसके बाद एक होता है प्रविलंबन। प्रविलंबन में क्या होता है, तो मृत्यु दंड को अस्थायी रूप में निलंबित कर देना। किसी को मृत्यु दंड मिला है तो उसको आपको आजीवन कारावास दे देना, ये सब चीज़ें होती है प्रविलंबन में। एक होता है परिहार। परिहार में क्या होता है, तो दंड की प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है, और बिना दंड की मात्रा में कमी नहीं होता है, क्यों, इसके परिवर्तन में हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को दंड की प्रकृति मिली है क्या, तो आपको जैसे माना उसको लाठी से मारना है तो उसको बोलेगा कि हाँ आप उसको थोड़ा हल्का सा ही मार सकते हैं, कुछ भी मार सकते हैं। तो दंड की केवल प्रकृति इसमें बदला जाता है। लघुकरण क्या होता है, तो दंड की कठोरता को कम करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दिया गया फांसी की सज़ा, तो चाहे तो उसको यहाँ पे कुछ कठोर जो है, मतलब कठोर से कुछ हल्का कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बोली गई है। एक होता है विराम, यानी किसी विशेष स्थिति में दंड की मात्रा को है यहाँ पे कमी करना। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो आपको राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला है। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ का अधिकार भी यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। जैसे चलिए उसको देख सकते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वह संसद का अभिन्न अंग होता है, और संसद जो बनती है ऊपर हम देख चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनता है। और संसद के जो सत्र बुलाए जाते हैं वह सत्र जो सत्रावसान होते हैं, जहाँ उसका विघटन होता है, वो आपके इसमें क्या है, तो आपको ये राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला गया है अनुच्छेद 85 के तहत।
उसके बाद देखिए संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को दिया गया है अनुच्छेद 108 के तहत। संसद के द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर कर कानून बनाने का भी अधिकार जो है वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। यानी आपको कोई भी कानून बनता है तो उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है, नहीं तो वह नहीं बन पाएगा। संसद में विधेयक पेश करने हेतु राष्ट्रपति का सहमति भी यहाँ पे अधिकार होना चाहिए, तो ये भी अधिकार यहाँ पे दिया गया है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को 3 वीटो पावर भी यहाँ पे प्रदान किया गया है। 3 आप सुने होंगे वीटो पावर, तो ये आपको देख लीजिए, जैसे पॉकेट वीटो, पूर्ण वीटो और एक होता है निलंबनकारी वीटो। तो यहाँ पे जो पॉकेट वीटो होता है वो आपको विधेयक पारित, मान लीजिए कोई विधेयक पारित हो जाता है और पारित होने के बाद राष्ट्रपति जो है विधेयक को पुनः विचार हेतु बुला लेता है और अगर चाहे तो उसके पास जो है अपने पास रख सकता है या आपको उसको भेज भी सकता है, तो यही कहलाता है पॉकेट वीटो। पॉकेट में रख लिया, उसको नहीं दिया तो वहीं आपको हो गया पॉकेट वीटो। एक होता है पूर्ण वीटो, जिसमें विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होती है, वो आपको पूर्ण वीटो कहलाती है। यानी पूर्ण वीटो लगा दिया यानी पूर्ण तरह से मना कर दिया तो उस पर अनुमति नहीं मिलेगी। उसके बाद होता है एक निलंबनकारी। इसमें क्या होता है, तो विधेयक को संसद से पारित होने के बाद वह पुनर्विचार के लिए यहाँ पे भेज सकता है फिर से, तो यहाँ को यह कहलाता है निलंबनकारी। अब हम बात करेंगे इसमें नोट में आपको वीटो पावर से संबंधित। तो पहली बार जो है वीटो का जो प्रयोग हुआ था वो आपको 1986 में हुआ था और वह किस पे हुआ था, तो डाक संशोधन विधेयक पे हुआ था। और उस समय जो है ज्ञानजी जय सिंह जो थे यही आपको राष्ट्रपति थे और इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए जो है डाक संशोधन जो विधेयक था इन्होंने इसको मना कर दिया था, यानी उसको अपने पॉकेट में ही रख लिया था, अनुमति नहीं दिया था। तो यही आपको पहली बार लगाया गया था 1986 में पॉकेट वीटो पर, यहाँ पे याद रखिएगा। और ये डाक संशोधन विधेयक पर लगा था। अब हम देखिए राष्ट्रपति के बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। और ये 1952 में जो चुनाव हुआ था सबसे पहले बार, तो वहाँ पे ये बने थे और ये प्रथम राष्ट्रपति और ये 2 बार राष्ट्रपति बने। उसके बाद देखिए राजेंद्र प्रसाद की बात करें, फिर दोबारा बने तो 1957 में, और ये सबसे मजबूत राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाते हैं। उसके बाद देखिए राधा कृष्णन बने जो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है चलिए हम उसको देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसमें आपको सबसे लास्ट में चलते हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इसमें आप देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि वर्तमान में जो है वह द्रौपदी मुर्मू है, तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में यहाँ पे मालूम होना चाहिए आपको। तो द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करें तो आपको यह व्यक्ति के आधार पे 16वें राष्ट्रपति, जबकि यहाँ पे अगर हम क्रम के आधार पे बात करें तो ये 15वें राष्ट्रपति है। तो क्रम के आधार पे पूछे तो 15वें और व्यक्ति के आधार पे ये 16वें राष्ट्रपति है, तो ये भी याद रखिएगा। और द्रौपदी जो मुर्मू है वो प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और ये आदिवासी की बात होती है तो ये किस आदिवासी की थी, तो ये संथाल जो जनजाति है उसकी आदिवासी थी। और द्रौपदी जो महिला थी वह द्वितीय महिला राष्ट्रपति बनी, क्योंकि पहली जो महिला राष्ट्रपति बनी थी वह बनी थी प्रतिभा देवी पाटिल, और वो आपको पहली महिला राष्ट्रपति थी 2007 में बनी थी। और द्वितीय जो बनी है वह द्रौपदी मुर्मू बनी है, लेकिन आदिवासी के तौर पे वो पहली महिला चुनी गई है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उसके पहले आपको देखिए रामनाथ कोविंद थे जो बिहार के आपको राज्यपाल थे, और इनको बाद में जो है बना दिया गया था भारत के राष्ट्रपति। तो ये भी आप पॉइंट भी याद रख सकते हैं। अगर हम बात करें अगला अध्याय 4, देखिए अध्याय 3 के समय में बहुत समय लग गया आपको। अब यहाँ पे अध्याय 4 देखेंगे, यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ अब नहीं मिलेंगे और बुक में जो दिया गया फैक्ट, चलिए उसको हम कवर करते हैं। जैसे हम बात करें अध्याय 4 में है कानून की समझ, तो कानून चैप्टर ऊपर हम देख चुके हैं, संसद के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे उतना पॉइंट आपको इसमें भी ऐड करना पड़ता है, अगर ऐड नहीं करते तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए जो है हम लोग ऊपर सब खत्म कर चुके हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या आपको चाहे वो जिस संसद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सब खत्म कर चुके हैं। अब यहाँ पे कानून की समझ के लिए, मान लीजिए कानून समझना है तो उसके लिए आपको संसद बनाती है, तो संसद के बारे में मालूम होना चाहिए, तो संसद देख ही लिए। अब हम चलिए बात करते हैं भारत में कानून बनाने की कार्य जो है वो कौन करती है, तो संसद करती है, यानी संसद के द्वारा ही कानून बनते हैं। तो वह कानून कैसे बनता है, तो उसके लिए देखिए प्रक्रिया है, चलिए इसको देखते हैं। आपके बुक में दिया गया था कि मान लीजिए जनता का कोई मुद्दा है या समाज में कोई चर्चा चल रहा है, बहस चल रहा है, तो उस बहस को क्या किया जाता है, सरकार के द्वारा सदन में विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। तो यह मान लीजिए किसी सदन में पेश हुआ, अब यहाँ पेश जो होता है चाहे वह लोकसभा में हो सकता है या राज्यसभा में हो सकता है, मान लीजिए कोई में हो जाए, तो यहाँ पे मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा में किसी में से गया, तो सबसे पहले उस विधेयक पे पहले सदन में चर्चा होगी और उस पर बहस होगी। यहाँ पे चर्चा हुआ और बहस मान लीजिए हो गया। अब यहाँ पे देखिए जिसमें जो सदन में जो सदस्य है उसके द्वारा यहाँ पे मत दिया जाएगा कि हाँ या इस पर विचार किया जाए या इसमें आगे लागू किया जाए। तो मान लीजिए कोई विधेयक जो है, अगर मान लीजिए अगर विधेयक पारित नहीं होता है तो विधेयक को वहीं पर रद्द कर दिया जाता है, या अगर मान लीजिए वहाँ पे विधेयक जो है आपको बहस में पारित हो गया तो वह आपको विधेयक वहाँ पे पारित हो जाता है। अब पारित होने के बाद क्या होता है, मान लीजिए लोकसभा में गया था तो लोकसभा में पारित हो गया, तो फिर ये जो आपका पारित विधेयक है वो आपको राज्यसभा में जाएगा, यानी आपको एक सदन से पास होने के बाद वह दूसरे सदन में जो है
पारित होने के लिए जाता है। तो यहाँ पे देखिए पारित विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता है, दूसरे सदन में उस पर फिर चर्चा होती है और वहाँ पे उसमें भी पारित होता है। पारित होगा तो हुआ, नहीं तो अगर मान लीजिए कुछ संशोधन करना है तो आपको वह संशोधन भी कर सकता है। जब यहाँ पे पारित हो गया, मान लीजिए संशोधन करते हुए, यानी आपको दूसरे सदन में भी वह पारित हो जाता है, तब वो जो विधेयक है राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो राष्ट्रपति मान लीजिए हस्ताक्षर कर दिए तो उसके बाद जो है वह जो बहस था, वो जो अधिनियम जो आपका वो विधेयक था वह कानून बन जाता है, तो आपको कानून कहलाता है। तो यही आपको ऐसे आपको जो संसद है वो आपको अधिनियम बनाता है। अब आपको बुक में दिया गया था बिहार प्रेस बिल 1982, ये क्या है? तो ये जो बिहार प्रेस बिल है आपको बिहार सरकार के द्वारा यानी राज्य के विधान के मंडल के द्वारा इसको जो है जारी किया गया था। कब? तो 1982 में। यहाँ पे इसमें यह था कि मान लीजिए इसमें कहा गया था कि इसके तहत अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार की आलोचना करता है तो उसे दंड दिया जाएगा और यह बिल जो है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को हनन करता था। इसलिए यहाँ पे लोगों ने जो है इसको विरोध आंदोलन किया और इसको हटाना पड़ा सरकार को। तो इसको हटाने के लिए देखिए इस बिल को 3 दिसंबर 1982 को अखिल भारतीय समाचार पत्र संघ एवं अन्य संगठनों के द्वारा इस बिल का विरोध किया गया। हड़ताल के बाद इसको सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया था। कब? तो 1982 में ही आया और 1982 में ही यह चला गया था, क्योंकि यह स्वतंत्रता के खिलाफ था। यानी मौलिक अधिकार में जो स्वतंत्रता दिया गया उसके खिलाफ यह था, क्योंकि मौलिक अधिकार में आपको बोला गया है कि हाँ आप कुछ भी उसमें बोल सकते हैं, और यहाँ पे यह बोल रहा है कि सरकार की कोई आलोचना नहीं कर सकता है। लेकिन अभी देखिए सरकार की आलोचना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सबसे ज़्यादा मीडिया करता है। तो आपको ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर ये हो जाता पास तो हम लोग क्या बोलते, ये आपको मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसलिए इसको हटा दिया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे आंतरिक आपातकाल जब हुआ था 1974-76 में, तो उसके दौरान जो है सरकार जो है यहाँ पे दमनकारी नीति अपनाई थी। दमनकारी नीति क्या अपनाई थी? जैसे वह प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी थी, बोलने की स्वतंत्रता पे आपको रोक लगा दी थी। लेकिन ये जो दोनों चीज़ें आपको क्या है, ये आपको मौलिक अधिकार है, आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और ये चीज़ें आपको जब लगा था आपातकाल तो ये हमने से छीन ली गई थी। तो ये आपको याद रखिएगा। और आपातकाल के विरोध में ही आपके बिहार के जो प्रमुख नेता थे लोक नायक जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा पूरे भारत में जो है जन क्रांति चली थी, और उसी जन क्रांति जो है आगे चलकर संपूर्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो एग्जाम में पूछता है कि संपूर्ण क्रांति किसने चलाया था, तो आपको जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि मिली है? तो लोक नायक की उपाधि मिली है। अब यहाँ पे जो चली थी संपूर्ण क्रांति, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि नागरिक स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी का निवारण करना। ये आपको संपूर्ण क्रांति का क्या था? तो आपको उद्देश्य रहा था। अब हम बात करेंगे आगे 5 नंबर चैप्टर। 5 नंबर में है देखिए न्यायपालिका। तो न्यायपालिका आपको मालूम होगा न्यायपालिका का अर्थ क्या होता है। तो जैसे हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं न्यायपालिका के बारे में, जैसे न्याय के लिए कौन जाना जाता है। अब चलिए इसको हम देखते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। सरकार के 3 अंग कौन होते हैं? तो एक विधायिका होते हैं, दूसरे कार्यपालिका, तीसरे होती है आपको न्यायपालिका, और चौथा कौन होता है? तो चौथा जो हम बताए थे मीडिया को, जो हम पिछला कवर किए थे चैप्टर, पिछला जो बुक, तो उसमें बताए थे कि आपको चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को, लोकतंत्र का। और ये सरकार के 3 अंग है यहाँ पे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है कानून बना, तो कानून बना तो हम लोग देख ही लिए आपको संसद के बारे में पढ़कर। कार्यपालिका क्या होता है? तो कानून को लागू करना, यानी जो कानून बनाता है विधायिका उसको कानून को लागू करना काम होता है कार्यपालिका का। और जो न्यायपालिका होता है वह विवादों का निपटारा करता है, यानी आपको जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र होता है और ये खुद से अपना काम करता है और ये विवादों का निपटारा करता है। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में। चलिए न्यायपालिका के बारे में आपके बुक में दिया गया था कि जो न्यायपालिका होती है वह सरकार का तीसरा अंग होता है। नागरिक के अधिकार और स्वतंत्रता की यह रक्षा करता है कौन? तो आपको न्यायपालिका। और बिना किसी पक्षपात या दबाव में आकर यह न्याय दिलाने का कार्य करता है और विवादों को संविधान में लिखित कानून के आधार पर यह सुलझाता है। तो ये आपको न्यायपालिका का कार्य हो गया। हमारे देश में जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है और वह किसी का पक्ष नहीं लेता है। ये नहीं कि हाँ अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसका पक्ष लेकर उसका सज़ा कम कर देगा और जो गरीब व्यक्ति है उसको ज़्यादा सज़ा दे देगा। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे देश की न्यायपालिका है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। और न्यायपालिका का जो कार्य होता है वह विधायिका और जो कार्यपालिका होता है वह सबसे अलग होता है, यानी इसमें दखल नहीं, इसमें जो कार्यपालिका और विधायिका है वह न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं देता है। इसलिए बोला जाता है कि न्यायपालिका जो है आपको स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। और न्यायपालिका जो संरचना की गई है वो आपको पिरामिड की तरह किया गया है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि न्यायपालिका की संरचना कैसी हुई, तो वह पिरामिड की तरह है। इसमें पिरामिड में देखिए 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपरी भाग जो है यानी इसमें जो सबसे उच्च है यानी सबसे ऊपर है वह आपका सर्वोच्च न्यायालय आता है, बीच में आता है हाई कोर्ट और तीसरा जो है अधीनस्थ न्यायालय। तो ये आपको न्यायपालिका को ऐसे ही बांटा गया है पिरामिड के रूप में, तो आप यहाँ पे देख लिए। अब हम बात करेंगे
जिला न्यायालय का देखिए, जिला जो न्यायालय होता है वो प्रत्येक जिला के मुख्यालय में आपका एक एक जिला कोर्ट होता है। तो आप देखे होंगे अगर आपके जिला में भी आपका जहाँ पे जिला पे मुख्यालय है वहाँ पे ज़रूर होगा। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे, तो आपको दिल्ली में है, आप देख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है, आप कमेंट कीजिए, और वो कितने नंबर के है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। उसी प्रकार हम बात करें बिहार में, तो बिहार में भी आपको जो राज्य स्तर पे होता है वो आपको हाई कोर्ट होता है। और हाई कोर्ट कहाँ है बिहार का, तो वह पटना में है। कब बनाया गया था, तो 1916 में बनाया गया था। और आपको यह बताना है कि वर्तमान में जो बिहार के हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। और उसके बाद हम बात करें, यह राज्य के सबसे उछली जो है उच्च अदालत है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की, आपके बुक में दिया गया था। और ये जो है विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है और ये कब लागू हुआ था, तो यह आपको प्रभाव में आया था 9 दिसंबर 1995 को। अगर हम बात करें यह क्या था, तो आपको इसका उद्देश्य की बात करें तो भारत में कोई भी व्यक्ति गरीबी या किसी अन्य असमर्थता के कारण अगर उसको न्याय नहीं मिलता है, न्याय से वंचित रह जाता है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए जो है विधिक सेवा प्राधिकरण लाया गया था 1987 में। अब हम बात करेंगे लोक अदालत का, तो लोक अदालत क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। लोक अदालत की अगर हम बात करें तो लोक अदालत की अगर हम बात करें तो राज्य के प्रत्येक व्यवहार न्यायालय में, यानी आपको जो सिविल कोर्ट होता है, सिविल कोर्ट में एक लोक अदालत कार्यरत है। और यहाँ पे देखिएगा लोक अदालत में जो कार्य होता है वो आपको सप्ताह के 5 दिन होता है। और इसमें दीवानी और सुलह योग्य जो फौजदारी मुकदमा होता है वह इसको निपटारा यहाँ पे लोक अदालत में होता है। तो दीवानी मामला और फौजदारी मामला क्या है, हम लोग आगे इसको देखेंगे, इसमें अंतर क्या है आपको इसी चैप्टर में देखेंगे, यानी छठा में। तो यहाँ पे छठा में है न्यायिक प्रक्रिया। इसमें देखिए इसमें क्या आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी करने से पहले उसे बताना जरूरी होता है कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। और यही चीज़ें हम बताए थे ऊपर कि यह अनुच्छेद 20 में कहा गया था। उसके बाद देखिए गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो ये भी बहुत पॉइंट है इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इस बुक में दिया गया था, देखिए फौजदारी मामला और दीवानी मामला क्या होता है। तो फौजदारी मामला की अगर हम बात करें तो सबसे देखिए फौजदारी मामला में वह होता है जिसमें सार्वजनिक गलती से संबंधित मामला होता है, यानी आपको कोई भयंकर गलती हो गया तो वह फौजदारी कहलाएगा, यानी आपको वहाँ पे फौज का जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए फौजदारी है तो आपको फौज कब आएगा, जब बड़ा घटना कीजिएगा तो आपको फौजदारी मामला में चला जाएगा। और दीवानी मामला में क्या हुआ है कि इसमें निजी गलती है, मान लीजिए छोटा मोटा गलती हो गया तो आपको उससे संबंधित जो मामला है वह दीवानी मामला में आता है। जैसे फौजदारी की मामला में बात करें तो फौजदारी मामला में देखिए 12 जब कांड हो रहा है, जब फौज आ रहा है तो इसमें क्या होगा, फौज आ रहा है तो आपको गिरफ्तारी होगा और दोष अगर पाएगा तो उसमें सज़ा भी मिलेगी, तो फौजदारी हो गया। जैसे इसमें फौजदारी में देखिए कौन कौन सा मामला आता है, जैसे देखिए कहीं मारपीट कर लिए तो मारपीट हो गया तो आपको फौज आएगा ही, तो फौजदारी हो गया। चोरी कर रहे हैं तो पुलिस पकड़ेगा, फौज पकड़ेगा तो फौजदारी हो गया। डकैती कर रहे हैं तभी फौज पकड़ेगा। उसके बाद देखिए दहेज ले रहे हैं, आपको देख लिया दहेज पुलिस पकड़ते हुए तो आपको पुलिस ले आके पीटेगा बहुत, तो फौजदारी हो गया। हत्या कर रहे हैं तब तो और आपको जल्दी पुलिस आके पकड़ेगा। इसी प्रकार इसको बोला जाता है कि यह फौजदारी है, यानी इसमें फौजी आ गया यानी पुलिस आ गया, समझ लीजिए सीधा सिंपल में, तो आपको याद रहेगा। इसी प्रकार खतरनाक दवा बना रहे हैं तो इसमें क्या होगा, आपको ये सब चीज़ें इसमें फौजदारी के रूप में आती है। अब दीवानी मामला चलिए इसको देखते हैं। दीवानी मामला में क्या होता है, यानी निजी गलती, यानी आपको आसपास में अपने आप गलती कर लिए छोट मोट तो आपको दीवानी मामला होता है। और इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है बल्कि अपने से गवाह व गोटा, जैसे देखिए पंचायत बैठाकर गवाह बैठाकर यहाँ पे फैसला सुना दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें ज़मीनी विवाद, देखिए गांव में हमेशा ज़मीनी विवाद होता है। तो ज़मीनी विवाद जब तक आपको थोड़ा मोड़ा होगा मुँहा मुँही कि हाँ मेरा है, जैसे ले आकर कोई नपवा लिया आपको अमीन से, तो वहाँ पे आपको पुलिस जो काम कोई भी फौज पुलिस नहीं आता है। वहीं अगर ज़मीनी विवाद लेकर मारा पीटी हो गया तो मारा पीटी चल जाएगा आपको कहाँ पे, तो फौजदारी में चल जाएगा। उसी प्रकार देखिए मजदूरी और मालिक के बीच में मजदूरी होता है उसको लेकर विवाद है तो आपको दीवानी मामला में जाएगा। लेन देन से संबंधित है तो आपको इसी में जाएगा। व्यापार में देखिए कोई झगड़ा होता है तो ये भी आपको इसी में आता है। किराया देखिए रूम मालिक हो, किराया कहीं लेन देन का है तो उसमें भी आपको ये दीवानी मामला होता है। और उसके बाद तलाक होता है तो इसमें भी आपको ये दीवानी मामला का ये कार्य है। तो दीवानी और फौजदारी में आप समझ लिए होंगे। और आपके बुक में दिया गया था आपको FIR के बारे में, तो FIR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये आपको FIR का फुल फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे अध्याय 7, वह है सहकारिता।
तो सहकारिता में देखिए, सहकारिता का अर्थ क्या होता है, सह प्लस कार, यानी आपको साथ मिलकर कार्य करने वाला, यही कहलाता है सहकारिता। यानी अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा मिलकर किसी समान की उद्देश्यों की पूर्ति करना सहकार कहलाता है, और ऐसी संस्था को हम लोग सहकारी संस्था बोलते हैं। तो इसमें वैशाली जिला से संबंधित कुछ घटना दिया गया था, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया था इस चैप्टर में कि वैशाली जिला जो है उसमें प्रमुख उत्पादन क्या है, तो आपको खेती में केला जो है आपको वैशाली जिला में यानी मुजफ्फरपुर साइड में बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हम बात करें, एक उसमें बुक में दिया गया था मधुरापुर के बारे में। जो मधुरापुर जो है, मधुरापुर में महिला दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति होती है जो आपको वैशाली जिला में पड़ती है। और सहकारिता मंत्रालय एक बनाया गया था आपको 2021 में, आपको मालूम होगा ये नया मंत्रालय बना है आपको इस बार, जो 17वीं लोकसभा है उसमें। तो ये जो मंत्रालय बना आपको पहली बार बना है, और सहकारिता मंत्रालय, और वर्तमान में इसके मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। यानी सहकारिता मंत्रालय के प्रथम और आपको वर्तमान जो मंत्री है वो आपको अमित शाह है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब आपके बुक में देखिए बड़ा हुआ था पैक्स के बारे में। पैक्स क्या होता है, तो आप सुने होंगे पैक्स वाला। तो पैक्स में होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी आपको प्राथमिक कृषि साख समिति। यहाँ पे इसका गठन जो होता है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि किसानों को कल्याण, कृषि संबंधित ज़रूरतों चीज़ होती है जैसे बीज देना, खाद देना, ये सब आपको इसका उद्देश्य होता है पैक्स का। पैक्स की सदस्यता की अगर हम बात करें कि पैक्स की सदस्यता कैसे मिलती है, तो कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि हम पैक्स सदस्यता ले, तो उसको किसान के द्वारा जो निर्धारित सदस्यता शुल्क है उसको जमा करना पड़ेगा, और एक जो शेयर होता है उसकी राशि को भी पैक्स की सदस्यता के रूप में ग्रहण करता है। इस प्रकार आप पैक्स की सदस्यता को ग्रहण कर सकते हैं। और पैक्स अपने सदस्य होती जो है बैंक के कार्य करती है, तो यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे पैक्स के बारे में, जो कार्यों के बारे में। तो देखिए पैक्स जो होता है वह उचित मूल्य पर खाद बीज उपलब्ध कराता है, और उचित दर पे जो है यह ऋण देने का भी कार्य करता है पैक्स, तो याद रखिएगा पैक्स के बारे में। और बिहार के जितने भी पंचायत है, यहाँ पे बुक में दिया गया था 8463 पंचायत, तो इन सभी पंचायतों में एक एक पैक्स की स्थापना की गई है। यानी जितने पंचायत होंगे, यानी एक पंचायत में एक पैक्स की स्थापना होती है। बिहार में सरकारी तालाबों की जो बंदोबस्ती है वह सिर्फ मत्स्य जीवी सहकारी समिति के अंतर्गत ही आती है, तो यहाँ पर ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उपभोक्ता सहकारी समिति की। उपभोक्ता सहकारी समिति क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, तो थोक व्यापारी या उत्पादकों से सीधा अधिक मात्रा में कोई सामान खरीदकर अपने सदस्यों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराना, यह कहलाता है उपभोक्ता सहकारी समिति। तो यह देख लीजिए। अब हम देखेंगे आखिरी चैप्टर अध्याय 8, और इसमें है कहा गया खाद्य सुरक्षा। तो चलिए हम लोग खाद्य सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया गया था कुपोषण क्या है। तो शरीर के लिए जितने भी आवश्यक तत्व है, अगर आपके शरीर में वह नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें पौष्टिक सामान नहीं मिल रहा है और आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, यही कहलाता है कुपोषण। और कुपोषण की पहचान आपके बुक में दिया गया था कि कैसे पहचान सकते हैं। तो कुपोषित जो पहचान देखिए, शरीर में उसका वृद्धि रुक जाता है, उस खून में कमी हो जाता है, मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, शरीर का वजन कम हो जाता है, हाथ पैर पतले और पेट जो है बड़ा हो जाता है, और जिसको बोला भी जाता है कि हाथ संदूक लेखन पेट बंदूक जैसा, तो ये आपको हो जाता है। हाँ, उसके बाद देखिए शरीर का सृजन जो है, यहाँ पे कमजोरी और महसूस करना, यहाँ पे सृजन नहीं होगा, शरीर में जो कमजोरी और महसूस करते हैं, तो ये भी आपका कुपोषण के लक्षण है। अब हम बात करेंगे भारत के बारे में। देखिए इसमें क्या दिया गया कि भारत में सभी व्यक्तियों को जीवन जीने का अधिकार है, और ये अनुच्छेद आपको 21 कहता है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत में 40% महिला और 30% जो पुरुष है वह कुपोषण के लक्षण में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। मनरेगा के बारे में दिया गया था आपके बुक में। मनरेगा क्या था, तो आपको पिछले बार बताए थे। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। यहाँ पे मनरेगा का फुल फॉर्म याद रखिएगा। शुरुआत हुआ था मनरेगा का 2005 में। इसमें जो है किसी व्यक्ति को काम मिलता है 100 दिनों का, और न्यूनतम मजदूरी रखा गया है आपको 220 रुपया। ये जो आपका मनरेगा है 2009 से पहले इसको नरेगा के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो नरेगा जो है मनरेगा बन गया आपको कब, तो आपको 2009 के बाद, 2009 से बन गया। आपको 9 से पहले जो था आपको नरेगा के नाम से जानते थे। अब हम बात करेंगे FCI के बारे में। आपके बुक में दिया गया FCI का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय खाद्य निगम बोलते हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को। इसका कार्य यहाँ पर चलिए देखते हैं कि जो भारतीय खाद्य निगम होता है, जो FCI होता है, FCI के माध्यम से ही जो सरकार होते हैं, सरकार के द्वारा लोगों को अनाज गेहूं जो चावल हम लोग को मिलता है, आपको यह FCI ही उपलब्ध कराती है। भारतीय खाद्य निगम की बात करें तो यह खाद्यान्न उत्पादक जितने भी राज्य है वो किसानों से गेहूं और चावल खरीदते हैं, और उसकी फसल हेतु उसको एक मूल्य निर्धारण कर देते हैं कि हम आपको इतना पैसा देंगे, और वही जो मूल्य होता है कहलाता है MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको न्यूनतम समर्थन प्रणाली बोलते हैं। उसके बाद देखिए पढ़ना था बफर स्टॉक के बारे में।
तो बफर स्टॉक की बात करें तो भारतीय खाद्य निगम यानी जो FCI होता है, अनाज खरीद कर जिस गोदाम में रख देता है, जिस भंडार में रख देता है, उसी को बोलते हैं बफर स्टॉक। एक लास्ट में पढ़ना है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो इसी के माध्यम से देखिए गांव में जो हम लोग को अनाज मिलता है, जैसे भारतीय खाद्य निगम इस बफर स्टॉक को सरकार के राशन की दुकानों के माध्यम से समाज में वितरित की जाती है और इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आपका यहीं पे समाप्त होता है। आपको यह जो 8वां बुक था आपका पॉलिटी का 8वां का। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। अगला जो आपका वीडियो आएगा वो आपका 9वां बुक होगा और 9वां बुक में हम लोग 7th का जो ज्योग्राफी है उसको ख़त्म करेंगे। तो बस आप इसको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।